लग रहा था कि बहुत ही आसानी से हो रहा है, जब वही पेपर मैं करने बैठा हूँ तो मुझसे गलतियां हो गई हैं। जब मैंने जाके आपकी रिकॉर्डिंग देखी है तो अंदाजा हुआ कि आपने क्वेश्चन ही अलग तरीके से रीड किया था और मेरा रीडिंग का स्टाइल ही डिफरेंट था। तो कहने का मकसद ये है कि टीचर के साथ करने का जो असल मकसद है वो क्या है, कि टीचर की अप्रोच क्या है, टीचर की रीडिंग क्या है, टीचर जब एक लाइन पढ़ रहा है तो उसमें क्या क्या बातें ऐड ऑन करके आपको बता रहा है, तो वो ही चीज आपको बेनिफिट देगी और उससे आपकी अप्रोचेस पॉलिश होंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग, और पूरा फुल स्केल पेपर सॉल्व करें तो उसमें जल्दबाजी आंसर की ना हो कि आंसर क्या है, आंसर ही आ जाएगा, बल्कि अप्रोच को फाइन ट्यून किया जाए। एज प्रॉमिस्ड विद यू गाइस, आज हम इस साल का जो फरवरी मार्च 2025 में पेपर हुआ है, इस पेपर को अटेंड करेंगे। इट्स अ थ्योरी पेपर, यस, इसी साल का पेपर है, फरवरी मार्च 2025 का पेपर है बेटा। और हमेशा ओ लेवल्स में बाकी टीचर्स कराएं ना कराएं, मैं हमेशा कराता हूँ। द रीजन इज कि आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न, और वो पैटर्न ये है कि जो फरवरी मार्च का वेरिएंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के तो इल्म ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई वेरिएंट है, तो दे डू नॉट लुक फॉर इट। और उसमें आने वाले क्वेश्चन से हम ये तो नहीं कहते कि आपके ये क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएंगे आपके पेपर में, ये तो जाहिर है कि कहना, कोई प्रिडिक्शन देना ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है, वो एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता हुआ मैंने खुद देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेपर में ग्राफ आ जाता है तो मोस्ट लाइकली आपके पेपर में भी ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पेपर में कोई टेबुलर सवाल आ जाता है तो आपके पेपर में भी टेबुलर क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पेपर में सॉलिड मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके पेपर में भी सॉलिड मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा होंगे। भारत, तो इस नजरिए से ठीक है ना, इसको करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो ये फरवरी मार्च 2025 का पेपर है, हमारा तीसरा पेपर है। तो उम्मीद है कि ये पेपर आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और बगैर किसी वक्त डिले के इसको शुरू करते हैं। आर वी ऑल रेडी? यस और नो? सब तैयार हैं? You have to be absolutely responsive, maintaining the discipline in the class as well as responses, interaction भी करना है। ठीक है, एक बच्चे का यस आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? चलो भाई शुरू करते हैं। अगेन इट्स एन 80 मार्क पेपर, आपको मालूम ही है थ्योरी का पेपर है। और हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में, थ्योरी के पेपर में आपने 80 आउट ऑफ 80 के लिए टारगेट करना है। 80 आउट ऑफ 80 वाली तैयारी करके जानी है। अगर 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ रहे होंगे तो चलो 70 प्लस तो आ जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट जो है ना वो स्कोर। लेकिन अगर आप पहले डर डर के जाओगे, और वही बच्चे डरेंगे जिनका सिलेबस का कोई लर्निंग आउटकम पूरा नहीं है, जिन्होंने सिलेबस लर्निंग आउटकम पूरे कर लिए, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो नहीं डर रहे होंगे, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस हर गुजरते पेपर के साथ अच्छा हो रहा होगा। चले जी, और उम्मीद है कि इन सेशंस का आपको फायदा भी हो रहा होगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सवाल आ गया, यूजिंग नंबर्स ओनली स्टेट, यूजिंग नंबर्स ओनली स्टेट दी। अब स्टेट दी अगेन देखो वही पैटर्न है कि कंसंट्रेशन जो है बेटा, कंसंट्रेशन, सॉरी, पहला जो मार्क्स है, पहला जो क्वेश्चन होता है वो यूजुअली सॉलिड मार्क का होता है। वही पैटर्न आपको नजर आ रहा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन क्लीन एयर, हाँ भाई रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लीन एयर में ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21%। और इसके अलावा जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.03 टू 0.04%। रिवाइज करते जाओ बेटा मेरे साथ, 0.03 टू 0.04%। और इसके अलावा फिर नोबल गैसेस होती हैं लाइक आर्गन, लेस देन 1%। ठीक है, ये एयर की कॉम्पोजिशन होती है। तो जनाब आली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, शाबाश। 21%। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टाइम नहीं लगा, मार्क्स मिल गए। परसेंटेज लाजमी लिख लेना, यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ 21 नहीं लिख देना, 21% लिखना। आगे चलो, टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यूज इन हेबर्ट प्रोसेस। चलो इसको भी रिवाइज कर देते हैं बेटा। दो तरह की रिएक्शन आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़े हैं, ठीक है, अभी रिवाइज भी मैंने कराया था। एक आपने पढ़ा है N2+3H2 गिव्स 2NH3। ये जो कमर्शियल प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है? हेबर प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है गाइस? हेबर प्रोसेस है। ठीक है जी, हेबर प्रोसेस है। अब इसकी कंडीशंस क्या होती थी? तो याद है बेटा, इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम लोग? रिवाइज करो, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और याद रखो, इसमें जुगाड़ याद रखना, एच एच हेबर में भी आ रहा है और एच हाई में भी आता है। तो इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है, दैट इज 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी हाई होता है, दैट इज 200 ATM। जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारा एटमॉस्फेयर का, दैट इज 1 ATM। तो
मैं ऐसे याद रखवा देता हूं आपको कि आप कंडीशंस भूल ना जाएं। तो बेटा हेबर प्रोसेस में टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हमने अगेन रिवर्सिबल की एग्जांपल में प्रैक्टिस किया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा था बेटा, याद करो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तो यहाँ पर भी 400 ही होता है, ज्यादा ही होता है, लेकिन प्रेशर यहाँ कम होता है, प्रेशर यहाँ 1 to 2 ATM होता है। तो कैसे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर कहाँ 200 था और कहाँ 1 to 2 था। तो H फॉर हेबर, H फॉर हाई। तो हेबर प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होता है, जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन जो प्रेशर है वो नियर टू नॉर्मल ही होता है। ये कंडीशन आपको लिखने के लिए पूछ ली जाती हैं और उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी। क्या बेटा, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? कैटलिस्ट आयरन हो गया, टेम्परेचर वही 400 to 450 के दरमियान का लेंगे, और हेबर है तो टेम्परेचर भी हाई होगा, दैट प्रेशर भी हाई होगा, दैट इज 200 ATM। और कॉन्टैक्ट जो प्रोसेस है उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट है, टेम्परेचर इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जबकि प्रेशर जो है इसके अंदर बहुत ही कम होता है, दैट इज क्लोज टू द नॉर्मल प्रेशर। तब सवाल क्या पूछा है इसने, टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई आंसर बताओ कितना होगा, 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई एक लिख दे, 400 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 450 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा रेंज लिख रहा है 400 to 450 तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बेटा आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज जरा कमजोर आ रहे हैं, आई नीड बेटर रिस्पॉन्सेज। चलें, नंबर्स ऑफ एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? डायटोमिक का मतलब दो एटम वाला, Cl2, N2, O2, F2। कितने एटम्स होते हैं बेटा, कितने एटम्स होते हैं? तो वी हैव 2 एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। आगे चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम, भाई फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? 2। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस एंड गर्ल्स? 8। इज दैट क्लियर? चलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अल्केन विद 7 कार्बन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या होता है? CnH2n+2। अगर 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? अगर 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 16। वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 16। C7H10। फॉर्मूला नहीं लिखना है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने खाली। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? अगर 7 कार्बन का अल्केन है तो 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ भाई, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बोलो? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला याद है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मेरे बच्चे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए, 6 नंबर आपकी झोली में गिर गए। क्या कहा हमने? परसेंटेज हमें रिवाइज कर ली, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस देन 1% में जो है नोबल गैसेज होती हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि जनाब हेबर प्रोसेस में सब कुछ हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में टेम्परेचर वही वाला है, प्रेशर इसमें कम होता है। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ एटम इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद 7 कार्बन कितना होगा अल्केन में? तो जनरल फॉर्मूला से रिवाइज कर लिया। और पार्टिकल्स 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? बेटा आई नीड ऑल 40 रिस्पॉन्सेज। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is now about the ionic bonding. What is meant by the term ionic bond? कल हमने कोवेलेंट बॉन्ड, कल के पेपर में कोवेलेंट बॉन्ड आया था। मुनीजा क्लास में है, लाइबा फकिया। बेटा कल के पेपर में कोवेलेंट बॉन्ड आया था, आज क्या आ गया? आयोनिक बॉन्ड। क्या कह रहा है? आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करो। 2 नंबर की डेफिनेशन है, क्या बोलेंगे? दी इलेक्ट्रो, क्या था डेफिनेशन बेटा? स्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये लफ्ज लिखने का पहला नंबर मिलेगा। दूसरा, किसके दरमियान? बिटवीन, बोलो, ऑपोजिटली चार्ज। अब्दुल्ला अदनान पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस, वेरी गुड करैया, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन। देखो अगर आप सिर्फ लिख के आओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो 1 नंबर मिलेगा, पूरा लिखना है। 1 मार्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का, दूसरा है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस का।
अगर आप ऑपोजिटली चार्ज आयन मेंशन नहीं कर रहे हो तो एक नंबर कटेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे चलो बेटा, इस ये वाला पैटर्न भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख चुके हैं। देखो क्या कहता है, पोटेशियम सल्फाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फिगर 2.1 if of the ions in potassium sulfide show the charges on the ion। अब जरा जल्दी से देख लेते हैं, पोटेशियम सल्फाइड में पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन करें। दो पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम होता है 19, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 281 281, और सल्फर होता है 16, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 286। अब सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बेटा बोलो, सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जब पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पोटेशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, -1 और -1। जबकि सल्फर 2 गेन करेगा तो कितने चार्ज आ जाएगा बेटा, सल्फर 2 गेन करेगा, सॉरी पोटेशियम 2 लूज करेगा तो +1 और सल्फर 2 गेन करेगा तो -2। यस और नो, सल्फर 2 गेन करेगा तो -2। चलो अब आप इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो जब पोटेशियम ने लूज कर दिए तो ये खत्म हो गए, ये जब पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पोटेशियम के रह गए 2 शेल, और सल्फर के हैं हमारे पास कितने शेल, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा आए शो करते हैं, पोटेशियम के उसने कितने शेल शो किए हमें, 1 और 2, हमने भी कितने शो करने, 2 2। तो क्या ऑलरेडी उसने डायग्राम शो की हुई है, यस और नो, क्या ऑलरेडी उसने डायग्राम शो की हुई है, फर्स्ट शेल में 2 सेकंड शेल में 8, इसी तरह फर्स्ट शेल में 2 सेकंड शेल में 8। तो ये डायग्राम तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बनाई हुई है। लेकिन अगर बच्चा क्या करेगा, जल्दबाजी में देखेगा कि इस डायग्राम में तो कुछ नहीं करना, शायद इसमें भी कुछ ना करना हो, तो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फर में कितने शेल्स हैं गाइस एंड गर्ल्स, सल्फर में कितने शेल्स हैं, 3 है। ओ यस यस यस, ओ ठीक है ठीक है, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो मैंने एक 8 खा लिया, 2881 होगा, बिल्कुल 2881 होगा, बिल्कुल। तो चार्ज वही आ जाएगा, लेकिन पोटेशियम में भी क्या होगा, थर्ड शेल बनेगा। तो यहां पर आ गया पोटेशियम में थर्ड शेल, यहां पर भी आ गया पोटेशियम में थर्ड शेल। आई एम रियली सॉरी, मैंने वो एक 8 खा लिया था पूरा। और इसी तरह सल्फर में भी आ जाएगा थर्ड शेल, यस और नो, तीनों में थर्ड शेल आ जाएगा। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करने बेटा, तो वी ऑल नो के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन शो होंगे बेटा, अगेन 8, लेकिन 8 में से 2 कैसे शो होंगे, डॉट से या क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इज दिस क्लियर, is this clear guys and girls, is this absolutely clear everybody? चलो गुड हो गया। ये पैटर्न आप पहले भी देख चुके हैं तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चले मैं माइक खोल रहा हूं, लेकिन विद दी चांस कि कहीं कोई गड़बड़ ना करें, कोई शोर शराबा आएगा तो बंद कर दूंगा। नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड ऑन द माइक एज वेल, ठीक है। दाऊद जानी अपनी आवाज तो सुना दो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी इतने दिन से यार, मिस्टर दाऊद। चलें आगे चलते हैं, सर जी जी बेटा सर वो ये जो पॉइंट। आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन मांगी थी सर उसने, तो मुझे ऐसा लगा इसमें हमें शायद ये बताना होगा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप वो दूसरी डेफिनेशन है, आप उस तरह भी लिख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और सर एक पॉइंट ये हो गया, इसका एक मार्क मिल गया, इसके साथ एक और चीज क्या लिखे हैं इसी डेफिनेशन में। नहीं नहीं, 2 पॉइंट है इसमें, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। जैसे कल कोवेलेंट में मार्किंग थी कि 2 एटम्स के दरमियान ट्रांसफरेंस और कंप्लीट ट्रांसफरेंस, सर इसके। बिटवीन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स भी लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने मेंशन किया था कि ये गलतफहमी होती है। ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप आगे जाके केमिस्ट्री में और ऐसी एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें नॉन मेटल में भी आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए ओ लेवल्स में ये चीज नहीं है, तो बच्चा जो है ना वो टीचर भी रटा देते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, लेकिन डेफिनेशन में नहीं घुसेड़ना इसको। सही है सर। चले बेटा, यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाओ बेटा। शहरियार, यस एवरीबडी सर। एल्स, दाऊद, फकिया, लाइबा, मुनीजा। चलो आगे चलो। कहता है आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म जाइंट आयोनिक लैटिस। क्या ये हमें पता है कि आयोनिक स्ट्रक्चर जाइंट होता है, यस और नो, ऑल आयोनिक स्ट्रक्चर्स आर जाइंट आयोनिक लैटिस, यस यस सर। यस।
आगे चलते हैं। फिगर 2.2 शो द पार्ट ऑफ द जाइंट आयोनिक लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनाकर शो किया हुआ है, चलो कोई मसला नहीं है। कंप्लीट द डायग्राम ऑन फिगर 2.2 टू शो द आयंस प्रेजेंट, यूज प्लस फॉर सोडियम आयंस एंड माइनस फॉर क्लोराइड आयन। वन क्लोराइड आयन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू। बेटा एक देखो यहाँ पर क्लोराइड दिखा दिया गया है ना, यहाँ पर क्लोराइड दिखा दिया गया है। अब वो कह रहा है इसको कंप्लीट कर दें, कैसे कंप्लीट करोगे बेटा? अगर ये नेगेटिव है तो उसके बराबर में कौन होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कंबाइन हुआ है ना, यस और नो? भाई पॉजिटिव और नेगेटिव से ही कंबाइन होगा ना। अगर आपने यहाँ भी नेगेटिव लिखा, यहाँ भी नेगेटिव लिखा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दो नेगेटिव आपस में लिंक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, इसके साथ अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। स्टेट द नेम गिवन टू एनी पॉजिटिव आइन। हाँ भाई, पॉजिटिव आइन का नाम क्या होता है? कैटायन। Cation. We call what we call cation. Very good हो गया। Ionic compounds can be decomposed by the passage of electric current using inert electrode. हाँ भाई, ionic compound को हम जानते हैं, तोड़ सकते हैं हम, डिस्चार्ज करा सकते हैं using current. State the name of this process. क्या कहलाता है ये प्रोसेस बच्चों, जिसमें ionic compound को ब्रेक डाउन करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। By using passage of current. Very good. It's absolutely easy. Electrolysis. Very good. चलिए जी, राइट दी आयोनिक हाफ। याद है कल के सवाल में भी हाफ इक्वेशन लिखने के लिए आई थी, आज भी आ गई है, वही कैथोड एनोड वाली इक्वेशन है। राइट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट द एनोड व्हेन मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड इज डिकम्पोज्ड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं बेटा। मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड की बात की है, मोल्टन है इसका मतलब वाटर तो नहीं है। निमोनिक क्या होता है? सी और ए। तो एनोड पर क्या मिलेगा बोलो? एनोड पर क्या मिलेगा? पोटेशियम। ब्रोमीन। ओ ब्रोमीन, ब्रोमाइड ब्रोमीन। आयंस। ठीक है, ब्रोमाइड आयंस। तो हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है? एनोड की इक्वेशन लिखनी है ना, उसने कहा है एनोड की इक्वेशन लिखें, तो हमें पोटेशियम वाली नहीं लिखनी होगी। किसकी इक्वेशन लिखनी है? सिर्फ ब्रोमीन की। अब मुझे बताओ, ब्रोमीन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो जब नॉन नॉन मेटल। मेटल है तो इसकी इक्वेशन 1 करके लिखेंगे, 2 करके लिखेंगे? क्या पढ़ाया था? 2 करके सर, 2 डायटोमिक होता करके। है। तो इट वुड बी 2Br माइनस, एंड 2Br माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे गाइस एंड गर्ल्स? दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 टू इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म ब्रोमीन। यस और नो? यस। ठीक है ना। और अगर उसने पूछा होता, अगर कैथोड की इक्वेशन पूछी होती, फिर क्या होता? पोटेशियम +1 होता, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता? पोटेशियम बन जाता। यस और नो? यस सर। सर ये 2 मार्क्स के वो रिवर्सिबल भी तो हो सकते हैं ना, वो 2 एरो लगा दें। जी जी बिल्कुल, वो मैं फ्लो में बिल्कुल भूल जाता हूँ। याद रखें, जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे कौन सी जिसमें चार्जेस आ रहे होंगे, यू ऑलवेज शो द रिवर्सिबल एरो। ठीक है जी। खैर, तो 2Br माइनस आ गया, क्योंकि हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डायटोमिक होते हैं और उनकी इक्वेशन हमेशा 2 करके ही लिखी जाएगी। आगे चलें। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? दाऊद, सर एक चीज रिचा, पूछ अली सकता हूँ? मेहदी, हिबा, एवरीबॉडी एल्स? सर एक चीज यस पूछ सर। सकता हूँ? जी बोलो। मैं बोल रही हूँ, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें कि जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड, तो फिर ये कैसे हमें समझ आएगा कि हमें मतलब एनोड पे लेके जाना है या कैथोड पे? और फिर ये लोग फिर डाइल्यूट का भी पूछ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड का भी अरे पूछ अरे लेते अरे अरे अरे, ये करिया की आवाज है क्या? हैं। जी सर। करिया इलेक्ट्रोलिसिस तो तुमने पढ़ा हुआ था, उस वक्त तो तुमने ऐसे बेवकूफ वाले सवाल नहीं किए थे। इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने पढ़ा था ना कि या तो मोल्टन मटेरियल की होती है, लिखा हुआ होगा, या एक्वस की होती है। मोल्टन में हमने निमोनिक भी आपको दिया था कि सीए का निमोनिक फॉलो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। सीए और भाई कैसे पता चला कि कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा? तो जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा ही एनोड पे जाता है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, पॉजिटिव आइन, वो हमेशा कैथोड पे जाता है। अब नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो जाके लूज करता है, और पॉजिटिव के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो गेन करता है। अब एक्वस होगा, एक्वस में भी वो एग्जामिनर बताता है कि डाइल्यूट एक्वस है या कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस है। तो एक्वस में हमने क्या बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव आइन तो होगा, साथ में एच और ओ एच का पॉजिटिव और नेगेटिव आइन भी होगा। याद नहीं है? फिर उसमें कॉम्पिटिशन आ जाता है। और यहाँ पर भी निमोनिक वही था, सीए का निमोनिक था कि ये अच्छा अच्छा, नेगेटिव। आ गया, थैंक यू याद सॉरी। आ गया? आया सर याद या नहीं आया? जी सर।
आ गया। नेम द प्रोडक्ट्स बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेम द प्रोडक्ट्स एंड स्टेट द ऑब्जर्वेशन। देखो ये आ गया, नेम द प्रोडक्ट्स एंड स्टेट द ऑब्जर्वेशन एट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों के बताने हैं व्हेन। अब किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, देखो करिया, तुम्हारा सवाल आ गया। डाइल्यूट एक्वस लिख के बताया उसने, डाइल्यूट एक्वस केबीआर है, इज डिकम्पोज बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैंने लिखा था। अब दोबारा देखो केबीआर, जब मैं डाइल्यूट के लिए वर्किंग करूंगा तो कैसे करूंगा, केबीआर लिखूंगा, साथ में मुझे पता है एक्वस आ गया तो एचओएच भी लिखूंगा। फॉलो वही है कि सी और ए का निमोनिक है, पहला पार्ट सी पे, दूसरा पार्ट ए पर। अब पोटेशियम हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है, पोटेशियम हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी होता है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डाइल्यूट में सीधा सीधा डिस्चार्ज सीरीज फॉलो होती है। और ब्रोमाइड और ओएच में से किसका डिस्चार्ज इजी होता है, OH का। तो अब मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन से कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और OH जब डिस्चार्ज होता था क्या मिलती थी, ऑक्सीजन गैस। यस और नो। और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता फिर क्या होता, तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड में क्या पढ़ा था बच्चों, कि वी डू नॉट ओनली लुक एट द डिस्चार्ज सीरीज, वी आल्सो लुक एट द डिफरेंस, हम डिफरेंस भी देखते हैं। तो डिफरेंस ज्यादा होता तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, लेकिन ब्रोमीन और OH में डिफरेंस कम होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में क्या डिस्चार्ज होता, ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाता। वी हैव गॉन थ्रू इट विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हेन वी वर स्टडीइंग। चलो अब कहता है सर नेगेटिव आयंस की सीरीज दिखा दें। प्रोडक्ट एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, याद रखें OH लिख के नहीं आएंगे, क्या लिख के आएंगे, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस। और फिर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑब्जर्वेशन क्या होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, जाहिर है अगर गैस बन रही है तो याद रखें गैस की ऑब्जर्वेशन हमेशा, ऑक्सीजन कोई कलरलेस कलरफुल गैस तो नहीं होती ना, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये कलरफुल गैसेज हैं, कलरलेस गैसेज हैं, कलरलेस गैसेज हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी जब कलरलेस गैस बन रही, सिंपल बबल्स, ठीक है, बबल्स बनेंगे, या चाहे तो एफरवेसेंस भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेड है मार्किंग स्कीम में, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन क्यों आएगा, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन क्यों आएगा, क्यों, जी सर, तो वहाँ तो हाइड्रोजन आएगा। चाहिए था, ओ मैंने ऊपर हाइड्रोजन नहीं आया। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ओहो। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, आई एम रियली सॉरी अगेन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ से लिख के आए थे, मैं नीचे लिखने में हाइड्रोजन गैस आएगी, वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस आएगी, थैंक यू फॉर दी करेक्शन, हाइड्रोजन गैस आएगी। और हाइड्रोजन गैस की भी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि गैस बन रही है तो गैस क्या होगा, गैस की ऑब्जर्वेशन बबल्स ही होंगे, ठीक है ना, बबल्स मिलेंगे आपको। अच्छा वो कह रहे हैं स्प्लिंटर, बेटा वो तो ये अगर अब्दुल्ला खान वो कहता है कि इस गैस को टेस्ट करना है, अगर वो कहता है इस गैस को टेस्ट करना है तो फिर आप कहते हैं कि स्प्लिंटर से टेस्ट करोगे, लेकिन जब भी कहीं पर कलरलेस गैस बनेगी तो वहां पर ऑब्जर्वेशन सिंपल बबल्स ही होंगे, बबल्स ऑफ गैस, कि पानी में बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब वहां गैस बन रही है। इज दैट क्लियर सर? वो कभी कभार वो होता है कि OH जाता है एनोड पे, तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल होता है। नहीं, वाटर की कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी होती है, वो तो इक्वेशन लिखी होती है कि भाई एनोड पे क्या प्रोसेस होगा तो वाटर आप लिखते हैं उसमें, क्योंकि OH की इक्वेशन याद नहीं है आपको क्या थी, 4OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ऑब्जर्वेशन तो वाटर का कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, वाटर अगर फॉर्म हो रहा है, ऑब्जर्वेशन तो वो होगी ना जो नजर आएगी, तो नजर या तो कलर आता है या नजर जो है वो बबल्स आते हैं, तो आपको कलरलेस गैस में बबल्स ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके सर। अच्छा उसके बाद आ जाओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, हमारा एनोड है, करिया, तो एनोड पर कौन जा रहा था, एनोड पर कौन जा रहा था हमारे पास, एनोड पे कौन जा रहा था, बोलो भाई, हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब उसने कहा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, यस और नो, प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी है, और प्रोडक्ट बोलो वाटर भी है, यस और नो। अभी इक्वेशन लिखी थी ना मैंने, अभी इक्वेशन लिखी थी, क्या थी OH के डिस्चार्ज की इक्वेशन, व्हेन OH इज डिस्चार्ज व्हाट इज हैपनिंग, कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। भाई आपके सिलेबस की इक्वेशन है, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ कि आपके सिलेबस में आपने पढ़ा है ना कि OH जब डिस्चार्ज होता है तो आपके पास ये वाटर और ऑक्सीजन बनता है, यस और नो, यस और नो, क्लियर है, yes. ठीक है।
तो प्रोडक्ट उसने पूछे थे ऑक्सीजन एंड वाटर, दो लिखे थे तो आपने दोनों लिख दिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, तो चूंकि गैस ऑब्जर्वेशन किसकी होगी, जो चीज नजर आ रही है, तो वाटर नजर नहीं आता, गैस चूंकि जब प्रोड्यूस होगी एक्वा सोल्यूशन में तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, अगेन बोलो, बबल्स ऑफ बबल्स। गैस। बबल्स लिखें, एफरवेसेंस भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन बबल्स वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर गैसेस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। जी जी बड़ो बोलो। सर आयनाइजेशन में तो हम लोग ये रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स एट नोड या आयोनिक हाफ इक्वेशन में भी लगाते हैं। सॉरी, दोबारा बोलो। आयोनिक हाफ इक्वेशन में भी रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं हम लोग, असल में देखो, क्योंकि मैंने जब ये हम बात तुम लोगों को पहले भी बताई थी कि ओ लेवल्स में ना बहुत सारे रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर के अलावा कहीं पर ये रिएक्शन लिखा हुआ देखोगे ना, ये वाला, तो उसमें एरो नहीं, डबल हेडेड एरो नहीं लगा हुआ होता। तो ओ लेवल्स में ना इसकी कोई खास पकड़ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, इसकी डेप्थ तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो इसलिए अगर आपने कहीं रिवर्सिबल लगाना था, सिंगल लगा दिया तो वो भी ठीक हो जाएगा। कहीं पर जो है ना वो आपने डबल लगा दिया बिकॉज यू न्यू कि दिस कैन बी रिवर्सिबल, तो वो भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर मार्क डिडक्शन नहीं होगी आपके पास। इसलिए आप इस बारे में परेशान ना हो। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। चलो बेटा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आर वी ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली फोकस दी इलेक्ट्रोलिसिस एंड बॉन्डिंग। आर वी ऑल गुड टू गो? इलेक्ट्रोलिसिस के हमारे मोल्टन का रिवीजन हो गया, बॉन्डिंग का रिवीजन हो गया, प्रोडक्ट का रिवीजन हो गया, इक्वेशंस का रिवीजन हो गया। आई नीड बेटर रिस्पॉन्सेज। मुझे दो चार बच्चों के अलावा बाकी मजेदार रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। जी बेटा, आर वी ऑल गुड टू गो? जैसे जैसे हमारे पास पेपर सेशन बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है जी, जिससे अंदाजा हो रहा है कि बच्चे बच्चे समझते हैं कि सर आप पास पेपर तो हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे तो क्या ही बात होती। अब्दुल्ला अदनान क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। चलो बेटा, दी हेलोजेंस आर, याद है हेलोजेंस का सवाल हम ऑलरेडी अपने पहले या दूसरे पेपर में भी कर चुके हैं, यस और नो? हेलोजेंस ग्रुप 7 जहाँ रिवाइज किया था मैंने, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद याद आ जाएंगी। द हैलोजेंस आर इन ग्रुप of elements in the periodic table. Chlorine is a member of this group. State the group number of halogen. अबे क्या सवाल है? State the group number। जी ग्रुप नंबर क्या है? 7। 7। ठीक है जी। State how many halogen। याद रखें ग्रुप नंबर रोमन में लिखना है आपने, रोमन, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो नंबरिंग हुई भी है वो रोमन में हुई भी है, 1 2 3 4 5 6 7 करके। वरना अगर न्यूमेरिक नंबरिंग करें ना तो न्यूमेरिक नंबरिंग में ये 17 बनता है, 7 नहीं है। इसलिए याद रखें 7 आप जो कहते हैं उसको लिखना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं लिख के आ जाना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक नंबरिंग पीरियोडिक टेबल की उसके लिहाज से ग्रुप 7 17 होता है, 7 नहीं होता। तो इसलिए ग्रुप 7 जो हम कह रहे होते हैं वो रोमन नंबरिंग में कह रहे होते हैं, तो इसकी गलती को अवॉइड करना है, वरना मुफ्त का नंबर कटेगा। स्टेट हाउ मेनी हेलोजेंस आर देयर इन दिस ग्रुप। कितने हेलोजेंस हैं? तो बेटा कुछ दिन भी पढ़ा था हमने, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोड, अच्छा भाई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा नीचे जाएं, पीरियोडिक टेबल अटैच्ड है, देख लें कितने हेलोजेंस हैं, 1 2 3 4 5 6, यस और नो? यस। ठीक है, तो हमारे पास कितने हेलोजेंस है बच्चों? 6 हेलोजेंस है, तो यहां पर हमने लिख दिया 6। आगे चले, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हेलोजन व्हिच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो बेटा क्या बताया था उस दिन मैंने कि जब हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी क्या होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब कुछ क्या होती है बेटा, बोलो? बढ़ता है, बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा, बोलो? टीएस। टीएस की। आपने यहाँ सिंबल लिख दिया टीएस। और who would be the most reactive one? तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या था? दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है, जब साइज बड़ा हो जाता है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव? ऑब्वियसली क्लोरीन। क्लोरीन। सिंबल लिखिए। स्टेट द नेम ऑफ द नेगेटिव आयंस फॉर्म बाय द हेलोजन। हाँ भाई, नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं? अभी जिस पे सवाल हुआ, हेलोजन जब नेगेटिव आयन बनाता है तो क्या कहलाता है? हैलाइड। हैलाइड। इस पर तो वो उसैद नहीं है कि आज क्लास में जिसने कई दफा चैट बॉक्स में पूछा कि हेलोजेंस का जो नेगेटिव आयन है वो क्या कहलाता है बेटा? हैलाइड कहलाता है। चलो, हाउ मेनी ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स आर देयर इन ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन ने कितने शेल्स को ऑक्यूपाई किया हुआ? तो याद है मैंने उस दिन बताया था, कैसे बताते हैं ये? तो आप देखें, इस केस में जाएं, पीरियड में जाएं, तो उस दिन याद है तुम लोगों को सिखाया था
ये जो पीरियड 1 के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, पीरियड 1 के एलिमेंट्स हैं, उनमें एक शेल है, पीरियड 2 में 2 शेल ऑक्यूपाइड है, पीरियड 3 में 3 शेल ऑक्यूपाइड है, पीरियड 4 में 4 शेल ऑक्यूपाइड है। तो ब्रोमीन किस शेल में आ रहा है, किस किस पीरियड में आ रहा है, पीरियड 4 में। तो इसमें कितने शेल ऑक्यूपाइड होंगे बेटा, बोलो 4 शेल ऑक्यूपाइड होंगे। क्लियर? Yes. चलो, तो ब्रोमीन में कितने शेल ऑक्यूपाइड है, आप लिख दिया 4 ऑक्यूपाइड है। नेम द नोबल गैस व्हिच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन में देखो ब्रोमीन में होते हैं 35 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये ब्रोमाइड आयन बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर ब्रोमीन में 35 होते हैं और एक आयन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 36। 34 क्यों हो जाएंगे बेटा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 36। अब कौन सा नोबेल एलिमेंट है जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा ब्रोमीन के बराबर वाला है। पीरियोडिक टेबल में जाके देखें तो ये है ब्रोमीन के बराबर में क्रिप्टॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 36। तो सवाल उसने पूछा था कि वो कौन सा नोबेल गैस एलिमेंट है जिसमें ब्रोमाइड नेगेटिव आयन के बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो क्रिप्टॉन, Kr। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है हम लोग? Yes. यस सर। चलो आगे चलो। आप कहता है एक्वस क्लोरीन रिएक्ट में, बेटा समझना, एक्वस क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज आयोडीन। ठीक है, complete and balance the ionic equation for the reaction between chlorine and iodide ions. State symbols are not required. ठीक है जी। अब देखो क्लोरीन आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है और उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर क्लोरीन KCl सॉल्ट में सर। आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, अगर देखो आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर रहा है तो खुद क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl क्लोराइड माइनस में। क्या नजर आ रहा है आपको कि जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होता है वो लेस रिएक्टिव हैलाइड को रिप्लेस कर देता है, देखो उसको बाहर निकाल दिया, I2 बना दिया, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आयोनिक इक्वेशन लिखनी है ना बेटा, K कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन लिखनी है क्लोरीन और आयोडाइड के दरमियान। तो क्लोरीन और आयोडाइड है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बोलो क्लोराइड में, और I2 तो उसने लिखा हुआ है। अब इसको बैलेंस कर लो, तो कैसे बैलेंस करोगे भाई, यहाँ 2 आयोडीन है तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 लगा दोगे। इज दैट क्लियर? Yes. इज दिस क्लियर Yes, एवरीबॉडी? अब्दुल रहमान, अली मेहदी, शयान, अब्दुल्ला अदनान, रिमशा, अहमद अदनान, शिफा, शाफिया, राहीन, रहीमीन, मुस्फिरा, लाइबा, इंशरा, सोमिया, हिबा तारिक, यस 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 सर। अनोशे, मरियम जाफर, सोमिया। एक बार और कर दीजिए बेटा, देखो उसने क्या लिखा था, सवाल पढ़ा करो। अक्सर बच्चे गलती करते हैं सवाल ना पढ़ने की वजह से। कंप्लीट एंड बैलेंस द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन, किसके दरमियान, क्लोरीन और आयोडाइड। तो इसका मतलब है रिएक्शन में तीसरी तो चीज आने कोई नहीं थी, क्लोरीन और आयोडाइड ही आना था। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना मोर रिएक्टिव हेलोजन जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो आप देखें क्लोरीन और आयोडाइड रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ I2 बन रहा है, यहाँ Cl2 था वो I2 में, और यहाँ यहाँ I माइनस था वो I2 में कन्वर्ट हो गया, तो Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। आपने Cl माइनस कर दिया इसको, अब बैलेंसिंग करनी थी, तो बैलेंसिंग में यहाँ पर 2 आयोडीन थे तो आपने 2 लगा दिया, यहाँ 2 क्लोरीन थे तो आपने 2 लगा दिया। चलो, explain why this reaction is defined as a redox reaction, give your answer in terms of electron transfer। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पूछा हुआ है बेटा, बताइए क्लोरीन का चार्ज जब कुछ नहीं होता क्या होता है, 0। अब आप गौर से देखें, 0 से क्या चार्ज हो रहा है, -1। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। और आयोडाइड का चार्ज कितना था बेटा, देखो -1 था, और ये -1 से क्या हो गया, 0। इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। यस और नो, यस और नो? चलो Yes. अब यही जब आप लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स एज क्लोरीन is gaining, the chlorine has gained इलेक्ट्रॉन। चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक क्लोरीन ने एक ही गेन किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 से -1 हो रहा है। एंड आयोडाइड, अच्छा यहाँ पर गलती Therefore it is reduced।
बेटा समझना, आयोडीन नहीं लिखोगे, इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, आयोडीन ने किया, आयोडाइड ने किए, आयोडाइड। आयोडाइड। तो अक्सर क्या करते हैं, आपने यहाँ क्लोरीन लिखा, दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, जो मैं पिछले 2 पेपर से हम हाईलाइट करते आ रहे हैं, कि आयोडीन लिख देते तो गलत हो जाएगा, वो टेक्निकली गलत होगा। तो आप क्या बोलोगे, एज क्लोरीन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडाइड हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 लिखने के कोई नंबर नहीं है, आप बस इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बता दोगे सही रखने, तब भी हो जाएगा, ठीक है। थस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ लिखते क्लोरीन हैज गेन इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल था। इज दैट क्लियर? इब्राहिम, अलीना, हारिस, आप असल में जो रिक्वायर्ड आंसर है बस वो यही है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। आगे चलें, गिव द कलर एंड स्टेट ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा क्या कलर होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड। और जरा सा हीट कर दे तो फिर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो इसने स्पेशली मेंशन किया है, करिया आर यू विद मी, कि रूम टेम्परेचर पे बताइए, तो रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट होगी बेटा, सॉलिड स्टेट होगी। और कलर क्या होता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इट्स ऑफ ब्लैक कलर, सॉलिड स्टेट में इट्स ऑफ ब्लैक कलर, एंड वेपर स्टेट में किस कलर का होता है, वॉयलेट। अगर वेपर स्टेट होती बेटा फिर वॉयलेट होता। इज दैट क्लियर? सर कुछ सब्लिमेशन होती है, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस? जी, सबलाइम सॉलिड होता है, आयोडीन इज अ सबलाइम सॉलिड बेटा, ठीक है। इसका येलो कलर का सॉल्ट होता है। सॉरी आपने बताया था कोई पेल येलो सॉल्ट होता है शायद। बेटा, वो तो आयोडाइड की पीपीटी होती है भाई, क्या कर रहे हो, वो तो सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी होती है येलो कलर की। एस्टाटीन भी ब्लैक होता है जी, सही है, सही। वो तो सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी थी ना येलो कलर की, ये तो आयोडीन का कलर पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पर। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर है तो सॉलिड होगा, और सॉलिड होगा तो ब्लैक कलर का होगा। अगर ये रूम टेम्परेचर नहीं होता तो हम कहते हैं ये वेपर होगा, गैसियस स्टेट होगी, और फिर कलर क्या आता, बोलो, वॉयलेट कलर आ जाता। क्लियर? Yes. भाई रिस्पॉन्सेज मजेदार नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? जी क्लियर है भाई? सर। यस। जी चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो दिया हुआ है, और ये क्या पता चल रहा है, रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? एक्सो, एग्जो। ठीक है। अब कहता है द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और कंडीशंस फॉर दिस प्रोसेस आर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 किलो पास्कल प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा ही लग रहा है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्लोज सिस्टम। ये पहले भी आ चुका है। हाँ भाई, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? अ सिस्टम फ्रॉम वेयर reactants and products या nothing can escape, yes or no? Reactants and products cannot escape, जहां से रिएक्टेंट प्रोडक्ट एस्केप नहीं कर सकते, या नथिंग कैन एस्केप, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। स्टेट व्हाट द सिंबल एच डेल्टा एच रिप्रेजेंट। बेटा याद है कल के सवाल में भी आया था ये, जहां मैंने आपको कल इसका उल्टा सवाल आया था जिसमें साइन पूछा हुआ था। डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डेल्टा एच रिप्रेजेंट चेंज इन हीट। change in enthalpy, change in enthalpy। what is the name of delta H? सिर्फ इंथैल्पी नहीं लिखोगे बेटा, चेंज इन एंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज, क्योंकि डेल्टा का साइन भी लगा हुआ है ना, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, या इंथैल्पी चेंज। चलो, स्टेट हाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शोज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ भाई, कैसे पता चला डेल्टा एच की वैल्यू से कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड में? तो आप क्या बताओगे? नेगेटिव। नेगेटिव, negative value of delta H symbolize exothermic reactions, या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू भी लिख देते। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इंक्लूड द साइन इन योर आंसर। क्या सर ने आपको पढ़ाया है कि जो रिएक्शन अगर यूं जा रहे हैं क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो जब रिवर्स आएंगे तो वो रिएक्शन, बोलो, रिवर्स आएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। रिवर्स जाएंगे तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा,
एंडो, यानी वैल्यू अगर जाते हुए थी फॉरवर्ड में -105, तो अब जब वापस आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो? पॉजिटिव प्लस 105। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा एच की वैल्यू होगी +105, और यूनिट लिखा हुआ था वही लिख दोगे, किलो जूल पर मोल, +105 किलो जूल पर मोल। बेटा मुझे बताओ, सबको क्लियर है? भाई उसने कहा था रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू लिख के दिखाएं। अब एक बच्चा वो होगा जो बिल्कुल बावला हो जाएगा कि यार ये कैसे करना है। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे आपको उसने बताया कि रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, तो जो रिएक्शन एक तरफ एक्सोथर्मिक है वो बैकवर्ड में क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो एक्सो और एंडो में डेल्टा एच का फर्क थोड़ी होता है, किसका फर्क होता है, साइन का। एक्सो में नेगेटिव होता है, एंडो में पॉजिटिव होता है। तो सवाल क्या था, दोबारा देख लो, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सवाल पे गौर किया करो, फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो भाई अभी ऊपर उसने बताया था कि फॉरवर्ड में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसा कि नजर आ रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू बतानी थी, और फिर बोला था उसने कि ये बताओ कि भाई इसका साइन भी लिखना। तो डेल्टा एच की वैल्यू रिवर्स में क्या हो जाएगी, वही वैल्यू रहेगी, बट आंसर नेगेटिव में पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन होता, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता प्रोडक्ट में, और यहाँ पर वैल्यू होती माइनस या +80, तो रिवर्स में जाते हुए क्या हो जाती, बोलो? रिवर्स में जाते हुए क्या हो जाती, -80। ठीक है, तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो होता है वो बैकवर्ड में एंडो होता है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो होता है वो बैकवर्ड में एक्सो हो जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। अब इसके बाद वो आ गया ली शेटले प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। कंप्लीट द टेबल 4.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द। अब COCl2 कहां पर है, COCl2 रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे? देखो तो COCl2 इज इन दी, बोलो, प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट में। रिएक्शन में नीचे लिख देता हूं बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। तो रिएक्शन इसने दिया हुआ है CO + Cl2 गिव्स COCl2, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है यूज ओनली द वर्ड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज, टेम्परेचर इज इंक्रीज। हाँ भाई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था ना, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट। क्या बैकवर्ड कॉन्सेप्ट था बेटा, सब बताएंगे। एक्सो का मतलब हीट नहीं चाहिए, जब हीट देंगे तो फायदा होगा कि नुकसान, नुकसान होगा। नुकसान का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है। लड़के ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़कियों की पार्टिसिपेशन बहुत शाजो नाजिर है। सिर्फ रिमशा, अरवा, ये 2-3 बच्चियां हैं जो चैट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। ऊपर से आधी क्लास, ऑलमोस्ट 35 बच्चा क्लास में नहीं है। माशाल्लाह, अंदाजा हो रहा है कि कितना शौक से पढ़ने का जो है ना इश्तियाक है, कि जनाब कोई वैल्यू ही नहीं है माशाल्लाह। चलें, सम कार्बन मोनोऑक्साइड इज एडेड। हाँ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करें तो जब रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो क्या शिफ्ट आता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो राइट। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। फिर कहता है प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर का गेम तगड़ा था। प्रेशर में क्या कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट के मोल्स। यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड पे कितने प्रोडक्ट के मोल है बेटा, 1। रिएक्टेंट साइड पे कितने? तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर, जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम होते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से फायदा होता है, यस और नो? यस। और यहाँ क्या कह रहा है, प्रेशर बढ़ाना है या कम करना है? प्रेशर बढ़ाना है। तो प्रेशर बढ़ाने से फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा। फायदा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। बढ़ और कैटलिस्ट में क्या होगा बेटा, नो चेंज। नो चेंज। इज दैट क्लियर? सर एक सेकंड इक्वेशन दिखा देते हैं, क्योंकि गैसेस का देखना है मैंने एक चीज, क्या देखनी है बेटा? कि वो प्रेशर में गैसेस का फैक्टर देखना होता है ना, तो कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा ठीक है, गैसेस ही हैं सर, ठीक है सर। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है द इक्वेशन शो फॉर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 4.1। ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको C ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड O C से बॉन्ड खोल के दिए हुए, पूरा ये सारा खोल के दिया हुआ है, और बॉन्ड दिए हुए, उनकी वैल्यूज दी हुई। याद रखिए, इसका न्यूमेरिकल आपने क्लास में किया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन मैंने कहा था कभी कभी आती है, देखो आ गई 3 पेपर्स में पहली दफा आ गई। बॉन्ड एनर्जी बच्चों वाली कैलकुलेशन होती है। आप एनर्जेटिक्स का चैप्टर खोलें, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का, तो चैप्टर का आखिरी लेक्चर इसी कैलकुलेशन पर है, यस और नो? यस। अब क्या कहता है, यूज, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है अक्सर बच्चों को याद ही नहीं होगा। तो यूज द बॉन्ड एनर्जीज इन टेबल 4.2 एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जीज इन किलोजूल पर मोल ऑफ द CO बॉन्ड। CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, C डबल बॉन्ड वाली। देखो यहाँ देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये किसका माइक खुल जा रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है,
और यहाँ वाले में डबल बॉन्ड है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ClCl में इसकी वैल्यू गिवन है, और CCl ये वाले बॉन्ड की वैल्यू गिवन है, CCl इस वाले बॉन्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई टेंशन ही नहीं है। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट, पहले एनर्जी जो रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए चाहिए वो निकालिए। तो बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेगा, यस और नो? तो हम क्या करेंगे, इनकी एनर्जी को कैसे निकालेंगे भाई? C ट्रिपल बॉन्ड O को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है और Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है, दोनों को क्या कर लेंगे? सम अप कर लेंगे, यस और नो? सो दैट वुड बी 1075 प्लस 240। क्या है आंसर? क्या है आंसर? 1315। ओके, ये क्या एनर्जी है बेटा? ये वो एनर्जी है जो हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, यस और नो? अब उसके बाद आ जाता है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इन कार्बोनाइल क्लोराइड फॉर्म। 1075 कहां से आया बेटा? यहां से आया शहीद, ये ऊपर से आया ना, ये वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू गिवन है ना, C ट्रिपल बॉन्ड होगी। क्लियर है? अरे हमने प्लस क्यों किया और माइनस कब करते? अरे 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 शाह साहब, फॉर्मूला भूल गए? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा H इज इक्वल टू, कॉपी खोलो, H1 प्लस H2, कॉपी में एनर्जेटिक्स का चैप्टर निकालो, कॉपी में एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का चैप्टर निकालो सारे बच्चे, अगर याद नहीं है। मैंने कहा भी था पढ़ाते हुए कि ये क्वेश्चन कम आता है, तो जब आता है तो अक्सर बच्चों को याद ही नहीं होता कि सर ने कैसे कराया था। आप पहले जाएं, कॉपी खोलें, एनर्जी फ्रॉम केमिकल का चैप्टर निकालें, और क्या मुझे कंफर्म करें ये बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन आपने किए हुए या नहीं किए हुए? किए हुए सर। किए हुए ना, हालांकि ये रेयर आता है, लेकिन इसी दिन के लिए तो कराया था। अब अगर मेरा बच्चा इस पॉइंट पर जब वो खुश होकर कहे कि सर क्या बात है आपकी, आपने तो बारीक बारीक चीजें करा दी, बच्चा कहे सर ये कैसे होता था, तो दिल तो टूटता है ना भाई, हम भी इंसान है। तो सर खैर बात तो ठीक है, लेकिन ATP में आया था इस बार। चलो, अब डेल्ट यहाँ क्या होता था? H1 हमने पढ़ा था, क्या होता था? एनर्जी नीडेड टू, यहाँ इसको बड़ा करिए, मैं पेज ऐड कर देता हूँ, पूरा रिवाइज कर देता हूँ, कि मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों को बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो मैं तरीके से रिवाइज कर देता हूँ इस चीज को। चलो ये देखो और रिवीजन ले लो। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन होते थे डेल्टा H1 प्लस H2 से। इसमें क्या होता था? H1 होता था एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, और डेल्टा H2 होता था एनर्जी रिलीज्ड इन when bonds are formed। इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब चूंकि बेटा ये किसका माइक है बेटा? प्लीज ध्यान रखें, ये माइक नहीं खुलना चाहिए जिनके पीछे से आवाज आ रही है। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक डाउन, ब्रेक बॉन्ड, ये प्रोसेस हमेशा कैसा होता है भाई? बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस होता है? एंडो। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है बेटा? एक्सो। तो आपको मालूम है एंडो की वैल्यूज पॉजिटिव में लिखी जाती हैं, और एक्सो की वैल्यूज किस में लिखी जाती हैं? नेगेटिव। दरमियान में दोनों को क्या करते हैं? सम अप करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मान लीजिए कि A और B मिलकर कन्वर्ट हो रहे हैं C और D में, तो याद रखें रिएक्टेंट साइड पर हमेशा क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और प्रोडक्ट साइड पर हमेशा क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने कहा था कि भाई ये सारी वैल्यूज को रखेंगे पॉजिटिव में, और ये सारी वैल्यूज को रखेंगे नेगेटिव में, और दोनों को फिर आखिर में क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे नेट टू नेट डिफरेंस निकालने के लिए। तो यही काम तो कर रहे हैं। वापस चलो, वापस चलो। अब नजर आया उसने क्या कहा था? जिसने सवाल पूछा था कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट वाली वैल्यू किस में लिखते हैं? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? बोलो अभी जल्दी से जवाब दो। ये पॉजिटिव में। और ये वाली वैल्यूज किस में लिखते हैं? नेगेटिव। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो प्रोडक्ट वाली वैल्यूज है वो किस में लिखेंगे? नेगेटिव में। लॉजिक, क्योंकि ये बॉन्ड बन नहीं रहे, ये बॉन्ड टूट रहे हैं, सॉरी ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है बेटा? एक्सो। और बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होती है बेटा? एंडो। सबको याद आ गया या नहीं आया? कन्हैया लाल, मीत कुमार, आ गया सर। लाइबा, मरियम जाफर, मरियम क्लियर है बेटा? मरियम जाफर तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम्हारी दोस्त का क्या नाम था जो तुम्हारे साथ फिजिकली आ रही थी? क्या नाम था मरियम जाफर तुम्हारी दोस्त का? वो है क्लास में? नहीं सर, उसका मॉक का पेपर है, वो देने गई है वो। माशाल्लाह। चलो तो बेटा ये एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दी बॉन्ड समझ आ गया? यस और नो? अच्छा, उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स इन कार्बोनाइल क्लोराइड फॉर्म। बॉन्ड्स इन कार्बोनाइल क्लोराइड फॉर्म, कि भाई कार्बोनाइल क्लोराइड क्या था? ये कंपाउंड था कार्बोनाइल क्लोराइड, जो इसने दिया हुआ है ये कंपाउंड था कार्बोनाइल क्लोराइड।
कह रहा है इसकी एनर्जी निकालें जब बॉन्ड फॉर्म हुए। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटे, जल्दी से बताओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू, बोलो, H1 प्लस H2। तो वो क्या निकालने को कह रहा है, H1 या H2? H2। H2 निकालने को कह रहा है गाइस एंड गर्ल्स। यस और नो? क्या हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू है ऑलरेडी? यस और नो? डेल्टा एच कहाँ गिवन है, ये रहा -105, और H1 की वैल्यू हमने निकाल ली 1315। यस और नो? दिस इज आवर H1। तो बेटा आप सॉल्व कर लो, सिंपल है। यहाँ क्या आ जाएगा, -105, यानी फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस H1 इज इक्वल टू H2। वैल्यूज डालो तो -105 माइनस और फिर प्लस 1315 इज इक्वल टू H2। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1420। 1420 प्लस में माइनस में? माइनस। पूरा बताओ ना। -1420 आ रहा है सबका। अब देखो चूंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन है तो माइनस में आ रही है। यस और नो? बेटा मुझे सबका जवाब चाहिए। कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज, ये अभी मैंने बताया कि जो H2 होता है वो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। उसने कहा कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज, तो आपने H2 निकाल दिया, H1 आपने ऊपर निकाला था जो कि प्लस में था, और डेल्टा एच आपको गिवन था, सॉल्व किया है, सिंपल मैथ्स है, माइनस में आंसर आया। क्लियर है? यस सर। अब उसने क्या कहा, कैलकुलेट दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड। अब CO बॉन्ड की एनर्जी, क्योंकि देखो ये तो जो अभी हमें एनर्जी मिली है -14 समथिंग 20, ये तो पूरे इसकी है ना, इसमें CO की कितनी है वो कैसे निकालेंगे भाई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई देखो इसकी बॉन्ड उसने खोल के दिए हैं, कैसे स्ट्रक्चर है, जरा गौर से देखो इसको। ये बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छा हुआ कि आ गया है, वरना मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद यही है कि अगर डायरेक्टली आता तो जिस तरह आपने अभी रिस्पॉन्स किया आपको पता नहीं होता। इस स्ट्रक्चर में CO के कितने बॉन्ड है, एक, और CCl के कितने बॉन्ड है, CCl के कितने बॉन्ड है, दो हैं। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं ऐसे कि भाई COCl में, COCl2 में एक CO का बॉन्ड है और दो CCl के बॉन्ड है। यस और नो? यस। और इनकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, -1420। क्या ये बात क्लियर है? इनकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, -1420। यही निकाली है ना अभी हमने ऊपर, ये जो हमने H2 निकाला है ये इसी की एनर्जी है। यस और नो? यस। चलिए अब उसके बाद वैल्यूज डाल दें भाई। ये वाली वैल्यू निकालनी है तो उसको x कर लें, +2 CCl बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये रही 340। ये प्लस में डलेगी माइनस में डलेगी, माइनस में। ठीक है, अब सॉल्व करो बेटा, आंसर निकालो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर निकालो। इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर निकालो। जी आंसर, फाइनल आंसर आ रहा है, ये इज -740 तो ये बहुत अच्छा सवाल था। क्यों? क्योंकि ये सवाल रेयरली आते हैं। अगर ये नहीं आए होंगे तो फिर जाहिर है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो मैं फिर याद दिला दूं बेटा, मैंने क्लास में बहरहाल कराया हुआ है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू H1 प्लस H2 का ही फॉर्मूला था, जिसमें हमने बॉन्ड एनर्जी निकाली थी। डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज था, H1 एनर्जी रिलीज टू ब्रेक द बॉन्ड था, H2 एनर्जी एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड था, और H2 एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन था। ये एंडो होता है, ये एक्सो होता है। हमने पढ़ा था कि रिएक्शन में यहाँ साइड, ये वाली साइड पर हमेशा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये वाली साइड पर हमेशा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जब आप वैल्यूज डालते हैं तो रिएक्टेंट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में होती हैं और प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं, और फिर सॉल्व करते हैं। जी जी, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। जी बोले, सॉरी। बॉन्ड एनर्जी जब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग तो उसमें साइन डालते हैं, क्योंकि ऊपर टेबल में तो नहीं डाला हुआ उन्होंने। बेटा वो तो इसीलिए डाला ना कि ताकि पता चले गधा कौन है और घोड़ा कौन है। उसने तो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है ना। अब बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड एनर्जी प्लस में होगी या माइनस में होगी। समझ गए नहीं समझ गए? बॉन्ड एनर्जी प्लस में होगी या माइनस में होगी तो डिपेंड करता है बॉन्ड बन रहा है। उसने तो एक रॉ डेटा दे दिया कि इन बॉन्ड्स के लिए ये एनर्जी होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी देखो, अगर बॉन्ड बन रहा है तो यही एनर्जी जो है वो प्लस में होती है, और अगर ये बॉन्ड यही एनर्जी माइनस में होती, और अगर बॉन्ड टूट रहा होता तो यही एनर्जी प्लस में होती। वही बात आ गई ना कि प्रोसेस एंडो हो तो प्लस में और एक्सो हो तो माइनस में। तो वो तो कभी भी नहीं देगा आपको साइन के साथ, वो हमेशा आपको रॉ वैल्यू देगा। क्या उसने पॉजिटिव लिख के दिया? पॉजिटिव भी लिख के नहीं दिया।
तो उसने इसीलिए ऐसा किया ताकि पता चले कि कौन गधा है और कौन घोड़ा है, किसको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सो लेना है और किसको नहीं पता। क्लियर? सर ये जी पहले बेटा। पार्ट में आपने 1075 को नेगेटिव में क्यों नहीं लिया, वो एक्सो में हो रहा है ना। क्यों बेटा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक्सो में कब से हो गया? ये सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, अच्छा ये सही है सही है सही है, ओके ये है ओके। ना बेटा, ये रिएक्टेंट साइड है, ये तो हमेशा एंडो होगी। तो देखो मैंने दोनों वैल्यूज प्लस में ली है, और जब सीसीएल लेने की बारी आई तो देखो मैंने माइनस में लिया। सीसीएल की वैल्यू 340 की थी, लेकिन मैंने क्या लिए, -340 लिए। देखो थ्योरी के लिए इससे तुम्हें सीख मिली कि जो तुम्हें सर ने बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस कराए इसको जाके रीप्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो 3 नंबर का सवाल है, 80 में से 3 नंबर माने रखते हैं, और जबकि आपके टीचर ने आपको कराया भी हो। ये बड़ी बात नहीं कर रहा, अभी फरवरी मार्च 2025 का पेपर टीचर्स के पास आया भी नहीं और आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन माशाल्लाह अगर उसमें कोई फायदा नहीं होगा तो फिर कराने का भी फायदा नहीं। तो ये अगर आपने क्या सीखा, और ये 2025 में आया, इसका क्या मतलब है, मैंने शुरू में कहा था कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, दोज क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड, कैन कैन गेट रिपीटेड इन योर पेपर एज वेल। तो मैं समझता हूं कि बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करके जाना है, वरना ऐसा ना हो कि आप हाथ मल रहे हो कि ओहो सर ने कहा भी था लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया। क्लियर? Clear. चल यस सर। आगे बढ़ रहे, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, पार्ट जी। कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ 4.2 ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है मेरे बच्चे, आप देखें कार्बोनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल क्या था, जो ऊपर बना के उसने दिया हुआ था कि कार्बन ने क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था, ऑक्सीजन के साथ डबल बनाया हुआ था। यस और नो? Yes. यस ठीक है सर। ना? ओके, तो अब आप क्या कर लो बेटा, आप की ले लो। अब 3 तरह के आइटम्स है तो की ले लो। एक में डॉट ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के लिए, एक में सर्कल ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन के लिए, और एक में क्रॉस ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए। भाई 3 आइटम्स है ना, तो 3 सिंबल ले लो। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब क्या है भाई, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। यस और नो? तो यहाँ क्या होगा बेटा, बोलो। एक 4 डॉट आ इलेक्ट्रॉन जाएगा, शेयर एक होंगे। क्रॉस, एक डॉट आ जाएगा, एक क्रॉस। यस और नो? यस सर। और कार्बन क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एक डॉट, एक सर्कल, एक डॉट और एक एक सर्कल। सर्कल। इज दैट क्लियर? यस सर। इट वॉज प्रीटी इजी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी क्लोरीन और ऑक्सीजन के बाकी तो बना दो। अरे यार खुद बना लेना यार। चले जी, अब पूरा काम ही करवा के रखोगे। चलो भाई, कार्बन के देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे, तो हमने कार्बन के तो मजीद नहीं बनाने, लेकिन ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और ऑक्सीजन के कितने यूज हुए हैं, सिर्फ 2 यूज हुए हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने और बाकी होंगे बेटा, 4 और बाकी होंगे। इसी तरह क्लोरीन के एक ही यूज हुआ है, तो क्लोरीन के कितने और बाकी होंगे बेटा, 6 और बाकी होंगे। बेटा ये माइक से डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं जो मुझे इरिटेट कर रही हैं, प्लीज अपने माइक्स बंद रखें, खास तौर पे। सर हम सिंपल डॉट ले लें तो कोई इशू तो नहीं होगा? देखो बेटा 3 एटम्स है तो 3 अलग सिंबल्स लोगे ना, तो डॉट से डॉट के मुकाबले में फिर ये सर्कल वाला सिंबल आता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको? यस और नो? रिमशा जफर, अरवा जमील, यस अब्दुल्ला अदनान, यस सर। अहमद अदनान, मीत कुमार, अलीना, मरियम जाफर। चल आगे देखो, मैग्नीज इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 25 इन द पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 इन द पीरियोडिक टेबल। कंप्लीट द टेबल 5.1 टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन Mn55 एंड कैल्शियम। ओके, अब आपको आधा आधा सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीज का प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है 25, तो मैग्नीज का सिंबल पूरा कर लेते हैं। मैग्नीज का प्रोटॉन नंबर 25 है और एटॉमिक मास देखो ऊपर लिख के दिया हुआ है, ये रहा 55। ठीक है, 25 55 है, और कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर बताया हुआ है 20, तो पीरियोडिक टेबल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये 20 है। और ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 42, लेकिन इसका आइन दिया हुआ है। तो बेटा आप अपनी वर्किंग कर लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ बताइए प्रोटॉन कितने होंगे, 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 22 18। प्लस है तो माइनस कर दें तो 18, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 22। यस और नो? इसी तरह यहाँ देखें तो प्रोटॉन कितने होंगे, 25, और ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 25, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30। तो बस इसी को फिल कर देते हैं, तो मैग्नीज में आ जाएगा 25, 30 और 25, और यहाँ आ जाएगा 20, 22 और 18। क्लियर? 20, 22 और 18, 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 20, 22 और 18,
क्लियर एवरीबॉडी? इजा अली बात समझ आ गई है? ताहा, मरियम, मरियम जाफर, शहरियार, मरियम जाफर, क्लियर है हम लोग? रिमशा जफर, उमेरा, जुनैरा, सोमिया, मनीहा, अनीक, सुमामा, जवेरिया, अनाबिया, चल गुड। रिमशा, ये हुमैरा और उम्मे हानी मुझे नजर नहीं आ रही है क्लास में, तुम्हारी दोस्तें हैं, किधर है ये? हुमैरा और उम्मे हानी किधर है? रिमशा जफर, इवन अनीजा इज नॉट हियर। बेटा रमशा, ऐसा तो नहीं है तुम्हारी इतनी पक्की दोस्त हैं, हर वक्त तुम्हारी उनके साथ बातचीत चलती रहती है, तो ये तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। क्यों नहीं पता बेटा? अगर नहीं पता है तो मुझे मालूम करके बताओ। चलो बेटा आगे चल रहे हैं। मैग्नीज फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स। बेटा अगर सेवरल ऑक्साइड्स बना रहा है, इससे क्या पता चलता है? कौन से एलिमेंट होते हैं जो मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाते हैं? मल्टीपल टाइप के कौन से एलिमेंट्स होते हैं गाइस एंड गर्ल्स जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो अब वो दिखा रहा है, ये देखो, कहता है मैग्नीज मल्टीपल ऑक्साइड बना रहा है, जैसे MnO, Mn2O3 उसने लिख के दे दी है। द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर शोन। सजेस्ट व्हाई मैग्नीज इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म कलर्ड ऑक्साइड। भाई ये मल्टीपल ऑक्साइड बना रहा है, तो मल्टीपल ऑक्साइड बनाने से क्या हिंट मिला आपको कि ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, यस और नो? और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? एज मैग्नीज, बोलो, एज मैग्नीज इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो, स्टेट विच अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीज इज शोन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ऑक्साइड। कह रहा है और कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है सेवरल ऑक्साइड से? वेरी गुड, क्या पता चल रहा है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या बात है सर? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है स्टेट विच अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीज इज शोन बाय द फॉर्मेशन। भाई सवाल तो पढ़ो। शोन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ऑक्साइड। सेवरल ऑक्साइड से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा भाई? ओके ओके सर। ट्रांजिशन मेटल भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीज 2 ऑक्साइड। बेटा फॉर्मूला राइटिंग सिखा चुका हूं। Mn का सिंबल क्या है? मैग्नीज का सिंबल क्या है? Mn, ऑक्सीजन है O। अब कहता है मैग्नीज 2 ऑक्साइड, मतलब मैग्नीज की वैलेंसी क्या होगी? 2। 2 कहां चली जाएगी? O पर। और O की वैलेंसी क्या होती है? O की वैलेंसी क्या होती है? वो भी 2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MnO। MnO। एक बार दोबारा देख लो, मैग्नीज 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल लिखा होता मैग्नीज 4 ऑक्साइड, अगर लिखा होता मैग्नीज 4 ऑक्साइड, तो क्या करते? मैग्नीज का 4 इधर आता, ऑक्सीजन का 2 इधर आता, ये कैंसिल होता, तो क्या बनता? MnO2 बन जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? मैग्नीज 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो मैग्नीज 2 ऑक्साइड में क्या हुआ? मैग्नीज की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो MnO। इज दैट क्लियर? यस सर। चल फिर कहता है Mn3O4। अब देखो सारा कंडीशनल सवाल है, मैग्नीज तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन सारा सवाल कंडीशनल आया हुआ है। Mn3O4 is found in ore of manganese. Manganese metal can be extracted from Mn3O4 using aluminum as the reducing agent. Okay. कहता है डिफाइन द टर्म रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भाई, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। रिवाइज करा दूं? रिवाइज कुछ करा देता हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। और आपके सिलेबस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन से थे? मैंने उसी में बताया था, 2 हैं। एक FeSO4 जो आपके सिलेबस के, और एक पोटेशियम आयोडाइड। और निमोनिक क्या दिया था? गो बैक, कम बैक, ग्रीन टू ब्राउन एंड कलरलेस टू ब्राउन। ठीक है जी। और वो जो दूसरा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था बेटा। वो तो निमोनी भी गलत जगह फिट कर रहे हो सैद साहब। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, KMnO4 और K2Cr2O7। प्लीज कम ओ गॉड, प्लीज कम ओ गॉड, पर्पल टू कलरलेस, ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो बेटा रिमशा जफर डेफिनेशन लिख देते हैं। डिफाइन द टर्म रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ गया? अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस other substances or other substance and get oxidized itself। ठीक है जी, आगे चलो। रिडक्शन वाला का निमोनिक था गो बैक, कम बैक। कैसा था ये? FeSO4 था ग्रीन टू ब्राउन, और पोटेशियम आयोडाइड था कलरलेस टू ब्राउन। गो बैक, कम बैक। अच्छा जी,
कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन बाय इंसर्टिंग द फॉर्मूला ऑफ द मिसिंग प्रोडक्ट एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब भाई देखो हिंट उसने खुद दी हुई है। एल्यूमिनियम ने ऊपर उसने कहा है कि एल्यूमिनियम ने रिड्यूस कर दिया है, तो एल्यूमिनियम ने अगर रिड्यूस कर दिया है मैग्नीशियम मेटल को इस कंपाउंड से, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव हुआ लेस रिएक्टिव हुआ? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम मैग्नीज को किक आउट कर देगा, यस और नो? यस सर। यस और सर। जब किक आउट कर देगा तो देखो एमएन अलग दिखाया हुआ है उसने, यस और नो? यस। अब आप देख रहे हैं मजेदार सवाल है, सीखने वाले सवाल है, तैयारी रखो इस तरह के क्वेश्चंस की। इस पेपर को दोबारा मेरे बाद सॉल्व करना, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको दोबारा सॉल्व कर लेना। और फिर एल्यूमिनियम खुद किससे कंबाइन हो जाएगा बेटा, बोलो? ऑक्सीजन से। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो फॉर्मूला वुड बी Al2O3, यस और नो? अब बैलेंस करो, बैलेंस करो। 3 मैग्नीज है तो यहाँ क्या लग जाएगा? 3। ठीक है जी। इसी तरह एल्यूमिनियम कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन 4 है। 4 हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 तो नहीं बना सकते, तो 4 और 3, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं जिसमें कॉमन आ जाए? फ्रैक्शन तो ले लें। हाँ जी, फ्रैक्शन ले लें कोई सा भी। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, और फ्रैक्शन ना अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं तो 4 3 12 हो जाएगा ना जी। 4 3 12 हो जाएगा। और या अगर मैं 2 कुछ भी लगा सकता हूँ जिससे कॉमन आ जाए, 4 3 12 लगा दूं, यहाँ 3 लगा दूं, जब 3 लगाऊंगा तो अल्टीमेटली ये भी 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा? 9 लगा रहा हूँ। मैग्नीज 9 हो जाएगा। जब मैग्नीज 9 हो जाएगा तो यहाँ 9 लगा दें, और एल्यूमिनियम 8 हो गए तो यहाँ 8 लगा दें। क्लियर? ठीक है सर ये दोबारा देख लो, पता है ना, खच्चर दिमाग बच्चे बैठे हैं भाई। Al2O3 आ गया। अब किसी एक तरीके से शुरू कर लो। अब अगर आप से पहले ये रिएक्शन समझ में आ गया? Al2O3 कैसे लिखा हमने? नहीं सर। अरे क्यों? उसने ऊपर सवाल में बताया ना बेटा कि मैग्नीज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Mn3O4 बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट मेथड बेसिक हमारी थ्योरी से आ गया कि इसका मतलब है एल्यूमिनियम को यूज करके हम मैग्नीशियम मेटल को अलग कर पा रहे हैं इस कंपाउंड से। मतलब एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को यहाँ से निकाल दिया। रिड्यूसिंग एजेंट मेथड क्या होता है? जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके लेस रिएक्टिव को निकाल देता है, यस और नो? और यहाँ देखो नजर भी आ रहा है, यहाँ नजर भी आ रहा है कि एमएन अलग हुआ है। जब एमएन यहाँ से निकल गया तो पीछे क्या बचा? ऑक्सीजन ही बचेगा ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। अब सवाल ये रह गया था कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो क्या है? 3। तो एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो एल्यूमिनियम पे आ गई, फॉर्मूला बन गया Al2O3। क्लियर हुई बात? यस सर। अब बैलेंसिंग थी, तो बैलेंसिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। यहाँ पर मैंने देखा कि 3 है, मैंने तो पहले मैंने शुरू में यहाँ 3 लगाया, उसके बाद मैंने देखा यार ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन वहां 4 है, यहाँ 3 है। अब मैं क्या करूं ऐसा कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो एक नंबर ऐसा है जो दोनों के टेबल में आता है, दैट इज 12। तो मैंने क्या किया, यहाँ 4 लगाया तो ये 4 3 12 हुआ, और यहाँ 3 लगाया तो ये भी 4 3 12 हो गया। तो ऑक्सीजन तो दोनों जगह 12 12 हो गए, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। लेकिन मैग्नीज कितना हो गया? 3 3 9। तो मैंने इस नंबर को हटाया, यहाँ पर 9 लगा दिया। एल्यूमिनियम कितने थे? 8, तो यहाँ पर 8 लगा दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? उस्ताद, एवरीबडी एल्स? चलो गुड, आगे चलो। अब मोल आ गया, फाइनली मोल का सवाल आ गया, और मैं खाली एक ही पैटर्न का मोल हम 3 दिन से सॉल्व कर रहे हैं। MnO2 रिएक्ट्स विद 4HCl, ठीक है, एज शोन, और प्रोडक्ट दिखाए में। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। क्या निकालना है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, ये निकाल वॉल्यूम, ठीक है, फॉर्म इन cm³ एट RTP at room temperature and pressure when excess MnO2 reacts with, क्या दिया हुआ है? 50 cm³ of 0.20 मोल पर dm³ HCl। ये क्या चीज है? वॉल्यूम। और ये क्या चीज है? कॉन्सेंट्रेशन। किसकी? HCl की। यानी ये वाला डेटा दिया हुआ है, यस और नो? अब सवाल देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। क्या HCl के मोल्स निकाल सकते हैं? वॉल्यूम भी मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बोलो। CV/1000। सी की जगह बोलते जाओ, सी की जगह अब्दुल्ला अदनान 0.200, वॉल्यूम की जगह 50.0 डिवाइड बाय 1000। आंसर बताओ। 0.01। 0.01। ओके, उसके बाद कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। अभी किसके मोल्स निकाले हैं? ये HCl के। अब उसके बाद कह रहा है क्लोरीन के मोल्स निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा? जब दो चीजों के मोल्स को रिलेट करना होता है क्या करते हैं?
रेशो रेशो में तो कितना रेशो है बेटा? HCl का क्लोरीन के साथ कितना रेशो है? 4:1। तो आपने वन किसके मोल्स निकाले में? इसके। रेशो x क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 0.0025। 0.0025 आ रहा है गाइस एंड गर्ल्स। अब जब मोल्स आ गए तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों। एवरीबडी, हम्माद, उजैफा, लिमशा, कैसे निकालते हैं बेटा? गैस है, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24,000। 24,000 यहाँ नंबर ऑफ मोल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.02025 मल्टीप्लाई बाय 24,000 एंड द आंसर इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। 60 सेंटीमीटर क्यूब। इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर। देखो फिर कहा था एटीपी की चीजें आ जाती हैं। आ गया सवाल, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का टेस्ट पढ़ा था, लिटमस क्या टेस्ट टेस्ट होता था? सर, लिटमस। लिटमस टेस्ट, वेरी गुड, लिटमस टेस्ट होता है। और क्या होता है? क्लोरीन एसिडिक गैस भी होती है और ब्लीच भी करती है, यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे? यस यस सर। सर। टर्न्स डैम्प लिटमस टू रेड रेड एंड देन ब्लीचेस ऑफ। एंड देन ब्लीचेस ब्लीचेस टू टू वाइट। ब्लीचेस इट टू वाइट। और सिंपल ब्लीचेस भी लिखोगे तब भी क्लियर हो जाए, यानी तब भी एक्सेप्ट है। एंड देन ब्लीचेस है, उसको फिर ब्लीच कर देगी। ब्लीच का मतलब ही होता है कलर खत्म कर देगी। उसके बाद आ गया एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी व्हाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट। टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट क्यों डिक्रीज होता है भाई? क्या रीजन होता है? मैं कीवर्ड्स में लिख देता हूं। जब सर टेम्परेचर डिक्रीज काइनेटिक करते एनर्जी हैं कम हो तो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कम होते हैं तो सक्सेसिव कोलिजन भी, बोलो, कम हो जाते हैं। और सक्सेसिव कोलिजन भी कम होते हैं तो स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यस और नो? यस ठीक है, ऐसे नहीं लिख के आ जाना, ये मैंने अभी टाइम बचाने के लिए लिख दिया। क्लियर? यस चल, ऑर्गेनिक आ गई भाई, मुबारक हो, फाइनली हियर कम्स द ऑर्गेनिक। सवाल आ गया बेटा, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द टू कंपाउंड्स ए एंड बी आर शोन। बेटा ए में क्या नजर आ रहा है? ए में डबल बॉन्ड दिख रहा है? यस सर। 3 दोनों कार्बन है, एल्कीन है सर। 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड है, तो क्या क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? 3 कार्बन प्रोपीन। है डबल बॉन्ड के साथ, क्या नाम होगा इसका? प्रोपो। प्रोप। और तीन। देखो डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? पहले कार्बन पे, तो क्या मैं इसको प्रोप प्रोप 1 लिख सकता हूँ, जैसे कि हम पुराने चैप्टर्स में लिखते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, प्रोप 1। यस। अच्छा, उसके बाद इसको देखो, यहाँ कितना है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 4। और डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पर, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ब्यूट ब्यूटीन 2इन। ये हमने कल के क्वेश्चन में भी किया था। तो अगेन कमाल कामयाब बच्चा वो है जो पीछे सीखेगा। सर एक बात पूछ सकता हूँ? बोलो। सर ये पार्शियल स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? पार्शियल स्ट्रक्चर जो हम वो लोग रिपीट यूनिट बनाते हैं पॉलीमर का, वो जो कंटिन्यूटी का निशान लगा के बनाते हैं। अच्छा जी। Okay, A and B are the members of same homologous series. Give 2 reasons why the structural formula of A and B show that they are members of same homologous series. कह रहे हैं फॉर्मूले से कैसे पता चल रहा है कि दोनों सेम यानी सेम homologous series के मेंबर हैं? पहली चीज, दोनों में, बोलो, डबल बॉन्ड। दोनों में बॉन्ड है। देखो क्या बोलोगे? दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो? यस सर। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है। और देखो दोनों के आपने कौन से पॉइंट बताने हैं जो फॉर्मूले में नजर आ रहे हैं? फिर जरा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला में तुम्हें नजर आएगा। ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C3H6 और ये क्या है? C4H8। तो कितना डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? एक कार्बन और दो CH2। तो बोथ डिफर बाय बॉन्ड CH2, यस और नो? भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से बताना था। अगर आप यहाँ पर ये लिख दो, अगर यहाँ ये लिख दो कि फंक्शनल, यहाँ पर ये लिख दो कि अल्लाह बेटा किसकी आवाज है? मैं इसीलिए फिर माइक खोलता नहीं हूँ। बड़े ही तुम लोग इनडिसिप्लिन हो जाते हो यार, तुम लोग ख्याल ही नहीं कि तुम लोग का माइक खोला हुआ है, पता नशे में क्लास में ज्वाइन कर जाते हो। ओ भाई ये लेट आने वाले ये कौन नौजवान है जो पूरी क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है अब तशरीफ ला रहे हैं? है जी, दिस इज February March 2025 का पेपर है।
आप एक्सक्लूसिवली ये पेपर कर रहे हैं, अभी बच्चों को पेपर मिला भी नहीं है, आप ये पेपर अटेंड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2025 का पेपर है, फरवरी मार्च 2025 का, कल बताया था। लेकिन नशे की हालत तुम लोग की वो है कि पेपर तुमने देना है, लग रहा है टीचर ने देना है। टीचर ज्यादा कंसर्न है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। कल बता के गया था कौन सा पेपर कराना है, लेकिन उसके बावजूद कोई होश नहीं है, कोई हवास नहीं है, कोई रिविजन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्लास में 1:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, 3 बजे आ रहे हैं मुंह उठा के, कोई 2:30 बजे आ रहा है मुंह उठा के। टीचर चाह रहा है कि सबका नुकसान ना होना। वल्लाह तुम लोगों को तो मैंने क्लास में लेना ही नहीं चाहिए, जब तुम लोगों को खुद फिक्र ही नहीं है कि जनाब आली टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है। बस दरमियान में आ गए, चैट में लिखे जा रहे हैं सर कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर है। अरे भाई व्हाट इज दिस? हम लोग को स्पून फीड कर करके उसके बावजूद दिन ब दिन वो क्या कहते हैं कि वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, कि जिसका मसला है उसमें चुस्ती नहीं है, और जो गवाही देने वाला है वो चुस्ती से आगे आगे आ रहा है। यहाँ टीचर ढूंढ ढूंढ के पेपर करा रहा है, और जनाब आली कोई पेपर में कोई चीज पीछे आ रही है तो वो नहीं पढ़ा, कोई आधे सेशन में आ रहा है, कोई दूसरे सेशन में आ रहा है। ऑलमोस्ट हाफ क्लास तक 40 बच्चे थे क्लास में, 20 बच्चे अभी आए आधे घंटे में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि टीचर के साथ डिस्कशन करो। कितना आपको आपको जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं डिस्कशन में कि भाई, हालांकि कुछ सवाल अजीब से भी आ जा रहे हैं कि सर ये, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं ताकि यार मकसद यही है कि कर लें, हर बच्चा सीख ले, और जो चीजें जो है ना वो बेहतर हो सकती है उसको बेहतर कर ले। एक्सप्लेन व्हाई ए एंड बी आर बोथ हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, दोनों हाइड्रोकार्बन है, यस और नो? Yes, sir. क्यों क्यों क्यों? They contain only carbon and hydrogen. दे कंटेन, वेरी गुड, कार्बन Carbon and hydrogen only. and hydrogen only. They contain carbon and hydrogen only. Very good. Write the symbol equation for the complete combustion of A. CO2 प्लस, एक मिनट, कंप्लीट कंबशन ऑफ इक्वेशन लिखनी है तो ए ये था हमारे पास, और सिंबल इक्वेशन लिखनी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं लिखना। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। तो बेटा C3H6 प्लस O2, C3H6 बोलो बेटा, प्लस O2 एवरीबॉडी O2 गिव्स CO2 प्लस प्लस H2O। H2O। अब इसको बैलेंस लाजमी करना है बेटा, कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन है। यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ क्या लगा दिया? 3। यहाँ 6 हाइड्रोजन तो क्या लगा दिया? 3। अब उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 to the 6 और 6 + 3 9। तो यहाँ क्या लगा दिया? 9/2। क्लियर? 2. Yes, sir. डिड्यूस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला था C3H6, एम्पिरिकल क्या होगा? CH2। CH2। वेरी गुड। नेम सर कंपाउंड भी। जी बेटा बोलो। सर वो जो But पहला पार्ट था उसका सेकंड पॉइंट बोथ डिफर बाय CH2 समझिए। भाई देखो इसका फॉर्मूला है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये तुम जोहेर हो, कौन है ये? जी सर जोहेर। जोहेर, तुम्हारा साबुन भी बहुत स्लो चल रहा है अल्लाह के वली, सीधी सीधी चीजों में अटक जा रहे हो। भाई उसने कहा था कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से कौन से ऐसे 2 रीजन बताएं जिससे पता चल रहा है कि होमोलोगस सीरीज। तो एक तो नजर आ रहा है दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, आपको जी होमोलोगस सर। सीरीज प्रॉपर्टीज आती है। दूसरा ये देखो ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C3H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H8। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस रखते हैं। तो ये नजर नहीं आ रहा आपको? C3 और C4 में एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ओके ओके सर ये समझ तो आ गया। बेटा आप मुझे बताओगे ना, ये इक्वेशन की बैलेंसिंग में अभी भी प्रॉब्लम है बेटा, तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। नेम कंपाउंड भी बेटा, कंपाउंड भी का नाम अभी ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा। 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकेंड कार्बन पर है। तो क्या नाम बनेगा? बोलो। ब्यूट टू इन। अच्छा ब्यूटीन भी लिख सकते हैं खाली खाली? नहीं बेटा, 2 ब्यूटीन लिख सकते बेटा, 2 मेंशन करना जरूरी होगा क्योंकि पोजीशन बतानी पड़ेगी। अगर मिसाल के तौर पे ये होता, मुझे बताओ 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन होते, और बल्कि 6 कार्बन होते, और अगर मैं कहता डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब क्या नाम होता? हेक्स-16 ओ हेक्स-4इन। हाँ भाई, अब क्या नाम होता? हेक्स-4इन या 3इन? 3 आप काउंटिंग करते क्या नाम होता बेटा? बोलो एवरीबॉडी। हेक्स 1 2 3, थर्ड पे बॉन्ड आ रहा था तो हेक्स-3इन या 3-हेक्सीन, दोनों एक्सेप्टेबल है। 3-हेक्सीन भी लिख सकते हो और हेक्स-3इन भी लिख सकते हो। सर और ये तो हमने पहले लिखे वो मसला नहीं है। हाँ वो मसला नहीं है। अब देखो ना, ये चीज हमने पिछले 2-3 पेपर में सीखी भी है। पिछले 2-3 पेपर में एग्जामिनर ने लिख लिख के हमें दिखाया था, और अगर वहां से हमने सीख लिया था तो यहाँ पर रेडी टू यानी इजी टू गो था।
ठीक है, पर ये एल्केन में तो नहीं होता ना? नहीं एल्केन में नहीं होता, एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता ना बेटा। अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर बी इज अ मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, ड्रॉ डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ बी। कहता है भाई बी का एक आइसोमर ड्रॉ करके दिखाइए। तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो बी में अभी जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगा हुआ है? डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पर। मैंने हेड आपको पे बताया लगा था कि दिया ओ सर। लेवल में जो आइसोमर है बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे? सिंपल वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। पहले डबल कार्बन पे लगा दी। डबल बॉन्ड को चेंज कर दिया, सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया। या जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई क्लोरीन अगर पहले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसका आइसोमर बनाइए, तो क्या बनाते हैं आप? क्या सिखाया था आपको? आप दूसरे पे क्लोरीन लगा कार्बन पे लगा दो। आपके दूसरा पास आ लगा जाता है कि यार अल्कोहल जो है वो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, आइसोमर बना दीजिए, तो क्या करते हैं आप? दूसरे लगा आइसोमर में दूसरे कार्बन पे लगा देते हैं। तो यही पैटर्न फॉलो होता है मुसलसल। तो यहाँ पर उसने क्या कहा? आइसोमर और बी बना के दिखा दें। तो बीच जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें डबल बॉन्ड सेंटर में था, सेकंड कार्बन पे था, आपने फर्स्ट पे कर दिया, बाकी वैलेंसी पूरी करते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला है। तो इस कार्बन पे 2 डंडे और आ जाएंगे, इस पे 1 आ जाएगा, इस पे 2 और इस पे 3। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यस और नो? यस 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 सर। सर एक क्लियर? कार्बन नहीं, ठीक है सर, सॉरी कुछ नहीं सर, कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। जी। हारिस, क्लियरिस, साइम, रिमशा, अनुशे, यस यस सर। सर। दाऊद, जी सर। मुसिद, शाफिया, शिफा, सामिया। Sir, I have a confusion. जी On the first part have like 3 carbons, but up is written 2 carbons. सॉरी व्हाट? Up have written 2 carbons, but like down is written 3 carbons. How's that? कहाँ लिखा हुआ है? क्या क्या कहाँ 2 कार्बन 3 कार्बन बोल रही हो? In the yeah, this one. Which part? There are total of 4 carbons here. Yeah. And up have 3. कहाँ 3 है बेटा? स्ट्रक्चर बी की बात हो रही है, 4 कार्बन तो है। Okay. स्ट्रक्चर बी की बात हो रही है ना बेटा, आइसोमर ऑफ बी। तो बी तो ये है ना बेटा, बी में ऊपर भी तो 4 ही कार्बन है, कहाँ 3 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? तो ए में है बेटा। सर आइसोमर का सवाल ऐसे ही आता है। जी ऐसे ही आता है, आप गौर करेंगे तो जल्दी आपको नजर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये 4 कार्बन थे तो नीचे भी 4 ही बनाने हैं भाई, कार्बन ही चेंज कर दूंगा फिर तो आइसोमर ही नहीं होगा। क्लियर है अलीना? आज भी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट। हिबा, तारिक, जुनैरा, मनीहा। डबल बॉन्ड Yes, बीच में sir. नहीं आएगा सॉरी अलीना, जोर से बोलो। डबल बॉन्ड बीच में नहीं आएगा कार्बन का? बेटा अगर बीच में लगा दो फिर आइसोमर थोड़ी बनेगा, फिर तो सेम ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा ना। उसने कहा था इसका आइसोमर ड्रॉ करके दिखाओ। ओके। आइसोमर क्या होते हैं? जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो अगर मैं यही ड्रॉ कर दूंगा चंदा, अगर मैं क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ बी। बी के स्ट्रक्चरल आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जी ठीक है, मैंने आइसोमर का वर्ड नहीं देखा। ठीक है चलो आगे चल रहे हैं पार्ट जी पर। अरे भाई पेपर बड़ा ही होता जा रहा है। कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन। क्या कंपाउंड बी डबल बॉन्ड वाला है, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। और क्या पैटर्न पढ़ा था हमने कि यहाँ और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? सिंपली ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर उसने ऐसा किया है, देखो सेकंड कार्बन पे भी उसने ब्रोमीन ऐड कर दिया है, थर्ड कार्बन पे भी ब्रोमीन ऐड कर दिया है। कैन यू सी दैट? यस सर। ठीक है जी। अब सवाल क्या पूछता है? स्टेट व्हाई दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। ये एक एडिशन रिएक्शन क्यों है? याद रखो हम किन रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं? जिनमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होता है। भाई ऐड जब भी, अगर मैं 4 चीजों को ऐड कर दूं, अगर एडिशन कर रहा हूं तो एडिशन करने में ये ऐड अप होके एक ही आंसर पे पहुंचेंगी ना। यस और नो? यस। रिएक्शंस में अगर मैं डीकंपोजिशन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक सब्सटेंस ए है उसको तोड़ूं, तो तोड़ने से मुझे कम से कम 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। यस और नो? लेकिन जब मैं कोई एडिशन कर रहा हूं, या अगर मैं ए और बी को जोड़कर सी और डी बना रहा हूं, तो क्या ये एडिशन है? नो। एडिशन क्या है? जब सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। मैं ए बी सी तीनों को जोड़कर डी बनाऊं, क्या ये एडिशन को रिप्रेजेंट करता है? यस। इज दैट क्लियर? चलो तो मेरे बच्चे, सजेस्ट व्हाई दिस एन एडिशन रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? एज अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलो डिस्क्राइब द कलर चेंज इन एक्वस ब्रोमीन। बेटा ये तो 50 दफा रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है, रेडिश ब्राउन लिखो या ऑरेंज लिखो, दोनों में से एक चीज लिखना। रेडिश ब्राउन या ऑरेंज टू बोलो कलरलेस। क्लियर? यस किसी सर। का माइक खुल गया है?
भाई जिसके बैकग्राउंड में अम्मी पापा बहन भाइयों की आवाजें, खुदा के लिए अपना मुंह और अपना माइक दोनों बंद रखो। नेम प्रोडक्ट सी बताना है बेटा, ये नाम बताना है प्रोडक्ट का, ठीक है जी। नेम करें प्रोडक्ट सी को। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेमिंग कोई मुश्किल गेम नहीं होता। कितने कार्बन है बेटा, जल्दी जल्दी? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में ब्रोमीन कहाँ कहाँ लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर। बेटा ये नई नई सीखने की चीजें आ रही हैं, और सीखने की चीजों को अगर नहीं सीखा तो 2025 का पेपर करने का फायदा नहीं होगा। 2025 का पेपर इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसका सबसे क्लोजेस्ट आइडिया हो। यार एक मिनट रुको, नॉक कर रहा है कोई घर पे पागलों की तरह, होल्ड करो। और मांगने वाला ऐसे पीट रहा दरवाजा जैसे मैंने उसको कर्जा लिया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? जी सर। यस ओके तो मेरे बच्चे, मैं क्या बता रहा था आपको? ओ नेमिंग। तो मेरे बच्चे आपके पास नेमिंग में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। 4 कार्बन है और किस पे लगा हुआ है बेटा? मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, और इस पे भी बी आर लगा हुआ है और इस पर भी बी आर लगा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आती है जी? ठीक है जी। अब नाम क्या बनेगा मेरे बच्चे? 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। इस पर भी ब्रोमो लगा। जैसे डबल बॉन्ड अगर सेकंड पे था तो हमने कहा था ना 1 इन कहा था, 1 इन के 1 पे या 2 पर डबल बॉन्ड है। तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? इस पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, इस पे भी ब्रोमो लगा हुआ है। तो बेटा क्या नाम बनेगा? 2 3। कितने ब्रोमो हो गए? 1 या 2? 2 2 3 डाई ब्रोमो। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। आओ इसकी कुछ प्रैक्टिस कराऊं मैं। अब आ गया है सवाल तो सीख लो। आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नेमिंग की कुछ प्रैक्टिस कर लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल नेमिंग में हाइड्रोजन के ऊपर रिलायंस नहीं है, सिर्फ कार्बन देखने और बाकी चीजें देखनी। फॉर एग्जाम्पल ये सीधा सीधा कंपाउंड होता है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। कितने कार्बन का अल्कोहल है? 1 2 3 4 5। तो क्या नाम लिख सकते हो? इसको कह सकते हो पेंटेनॉल। पेंटेनॉल भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? पेंटेन 1 ओल। क्या कह सकते हो? पेंटेनॉल भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? पेंटेन 1 ओल। क्यों 1 ओल क्यों कह सकते हो? क्योंकि ओल कहाँ लगा हुआ है? कार्बन नंबर 1 पर। यस और नो? बेटा जवाब देते जाओ, यस और नो? इसी तरह अगर ये कंपाउंड आ जाए तो अब ये कितना, ये क्या अल्कोहल है या नहीं है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। अल्कोहल है। कितने कार्बन का अल्कोहल है? 4 कार्बन का अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? कार्बन नंबर 2 पर। बेटा क्या नाम होगा? ब्यूटोल। ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनोल। ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनोल। अगला एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं ये आ गया हमारे पास, कितने कार्बन है बेटा? 5। बेटा नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से नियर आ रही होती है ब्रांच। नंबरिंग यहां से करते हैं जहां से नंबर आ रही क्या नाम है, नियर आ रही होती। तो अगर यहां से हुए थे ना, नंबरिंग यहां से होगी 1 2। अगर यहाँ OH लगा होता फिर भी नंबरिंग यहां से होती। ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है? अच्छा जी, हाँ भाई ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और नंबरिंग कहां से होगी? दिस साइड से। तो किस कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड बेटा? बोलो। पहले फर्स्ट कार्बन पे। नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन या 1 पेंटीन। यस और नो? यस सर। अच्छा अब ये देखो, अब ये देखो, सीखते जाओ बेटा। अब ये देखो, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ भी क्लोरीन आ गया। हाँ जी, तो 4 कार्बन है और अल्केन है। तो बेटा नाम कैसे होगा? ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। 1 2, 1 पे भी 2 पे भी क्या? डाई क्लोरो। 1 2 डाई क्लोरो। और फिर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या कहते हैं अब्दुल्ला अदनान? 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मुझे हर बच्चे का पार्टिसिपेशन चाहिए भाई, नई चीज सीखने को बैठाए ना। यहां पर आ गया क्लोरीन, यहां पर भी आ गया क्लोरीन, यहां पर भी आ गया क्लोरीन, ठीक है जी। यहां पर भी आ गया क्लोरीन, यहां पर भी मान लो आ गया क्लोरीन। कितने सारे ऐड कर दिए तो तुम्हारे सिलेबस से ही बाहर चला गया। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3
4 5 6 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से करीब है। क्या नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6, यस और नो। अब बेटा 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 6 5 तक है, तो क्या हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, कितने क्लोरीन हो गए, 5 5 पेंटा क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 पेंटा क्लोरो हेक्सेन, 1 2 3 4 5 पेंटा क्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन। जरा एक नाम और तुम निकालो। सर जी बेटा जब बोलो। हमने पेंटा लिख लिया है तो फिर 1 2 3 4 5 लिखना जरूरी है? बेटा 1 2 3 5 बेटा वो नंबर नहीं है, वो कौन सा क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है और पेंट है, दोनों में फर्क है, दोनों लिखना जरूरी है। जब तक एक होता है तो हम नहीं लिख रहे होते, 1 2 3 5 तो पोजीशन बता रहे हैं ना कि कौन सा क्लोरीन किधर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस करो बेटा, इस पैटर्न को जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा हुआ ये आ गया, उसका मतलब तुम्हारे पेपर में भी आने के बड़े तगड़े चांसेस हैं, इसलिए गड़बड़ नहीं कर देना। चलो इसका नाम बताओ गाइस एंड गर्ल्स, इसका नाम बताओ। 1 2 डाई 1 2 डाइब्रोमो 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटेन। अच्छा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। 1 3 1 3 डाइब्रोमो ट्राइब्रोमो ब्यूटेन 1 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन। बेटा चैट, जो बच्चे माइक पर नहीं बोले वो चैट में बताते जाओ। इसका नाम बताओ। सर वापसी समझा दे, नहीं समझ आ रहा। नाम ट्राई करो इसका, नंबरिंग करो। 1 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन प्रोपेन। जी ये जिस बच्चे का भी एंड में जवाब आया था नहीं समझ में आ रहा, वो कौन था, जरा वो आ जाओ बेटा माइक पर। कौन था सर मैं बच्चा हूँ ये? मैं क्या, नाम बताया करो ना, मैं क्या, कौन? कन्हैया। हाँ सर कन्हैया। कन्हैया। कन्हैया देखो आपने क्या करना है, कार्बन की नंबरिंग तो हम कर, कार्बन की नेमिंग तो हम करते ही है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन कहलाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहलाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहलाएगा। असल है कि इसके ऊपर जो चीजें लगी हुई है, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया कि भाई अगर OH लगा होता है तो अल्कोहल कहते हैं, है ना। तो उसको हमने ये वाली नेमिंग समझ में आई, ये वाली ये शुरू में हमने की कि ये पेंटेनोल है, ये ब्यूटेन 2 ओल है, या ये पेंट 1 इन है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डबल वाले ट्रिपल वाले हैं ना, अब चूंकि आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, हम क्यों एग्जाम में परेशान होंगे। 3 कार्बन है तो ये है तो क्या बेटा, प्रोपेन है, यस और नो। लेकिन इसमें आप देखिए ब्रोमीन अटैच है ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन कहां पर अटैच है कन्हैया, पहला कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा कार्बन नंबर 2 पर, क्या बोलोगे, 1 2 1 2 और कितने हो गए, डाइब्रोमो, आगे प्रोपेन। प्रोपेन। एक और एग्जांपल देखो, सबको सीखना है बेटा, सबको सीखना है। ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक हिंट मिल गई है कि भाई आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी। चलो इस एग्जांपल को देखो, आयोडो आयोडो, हाँ भाई क्या नाम बनेगा इसका, कितने कार्बन है गाइस एंड गर्ल्स, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 1 2 3 आयोडो पेंटेन। कुछ आइडिया हो गया सबको, कुछ आइडिया मिल गया सबको। मरियम जाफर, हिबा तारिक, अलीना। अगर सिंगल एलिमेंट लगा हुआ हो फिर? बेटा सिंगल एलिमेंट तो आसान है ना, वो तो शुरू में ही किया, दोबारा करा देता हूँ। सिंगल एलिमेंट वाला तो बच्चों वाला है ना, सिंगल एलिमेंट ये देख लो, कहाँ कर दूं, जगह ही खत्म हो गई। ये देख लो, एक पेज और लगा देता, सिंगल एलिमेंट वाला देख लो। सिंगल एलिमेंट वाला तो मसला ही नहीं है ना, ये आ गया 1 2 3, अब यहाँ लगा पे क्लोरीन, क्या हो जाएगा ये बोलो, 1 2 3 4, क्या है बेटा बोलो, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन। या अगर इस तरह से आ जाता 1 2 3 2, ये Br आ जाता, क्या नाम होता है इसका बोलो, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या होता 1 2 3 OH, ये क्या होता सर अगर एक से ज्यादा है 2 हाइड्रोक्साइड प्रोपेन। क्या होता है, ओल हो गया ना ये, ओल कौन सा ओल है ये, डायोल। ओल आ गया ना, ओल तो क्या बनेगा बोलो बेटा, ये प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। तो बेटा ये जी बेटा बोलो, प्रोपेनॉल भी तो हो सकता है। हाँ 2 बेटा, अब सारे तो सारे लिखवा लोगे क्या मुझसे, 2 प्रोपेनॉल। और वो 3 का क्या होगा? अगर एक से ज्यादा है तो
अबे क्या नशे में बैठा हुआ है? एक से ज्यादा वाले तो करा रहा था इतनी देर से पहले से। ये क्या है, एक से ज्यादा वाले नहीं थे क्या? अब एक से ज्यादा वाले करा रहा था तो कह रहा है एक वाला कैसे होगा? अब ये एक से ज्यादा वाले नहीं थे क्या? ये कौन है? किसको दरमियान में चुलका हो रही है दरमियान में इस तरह से? सर ये जो आपने लिखा है डाई ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन होगा या ब्यूटीन होगा, कैसे पता चलेगा? अरे सिंगल बॉन्ड है ना, क्या 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 ऑर्गेनिक डिलीट हो गई दिमाग से? सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो अल्केन होगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन होता। सर सही सर जी। सर इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आ जाए तो वो कैसे करेंगे? तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग तो ए लेवल्स में जाके शुरू होती है, और अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वो तो सीधी सीधी है। मैं करा देता हूँ एक एग्जांपल। कार्बोक्सिलिक एसिड की तो नेमिंग आपने की हुई है ना, जितनी आपके सिलेबस वाली है वो दोबारा देख लें। भैया आ गया ए, 1 2 3 4 5 और ये COOH। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड एज अल्केनोइक एसिड्स। तो क्या नाम बनेगा? कितने कार्बन है ये? 1 2 3 4 पेंटेनोइक है। 5। तो ये तो सीधा सीधा है बेटा, इसमें क्या मसला है? पेंटोनिक एसिड। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। सॉरी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होता है इसमें कंडीशन कौन सी होती है? अबे किधर से कहाँ जोड़ रहे हो? अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा, अभी तो बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। SO2 + O2 गिव्स कैटलिस्ट के अलावा कौन सी कंडीशन होती है? यही है बेटा, वेनेडियम कंडीशन, इसी को कहते हैं कैटलिस्ट हो गया। टेम्परेचर भी मैंने बताया था कितना था, 400 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर इसमें कम होता है 1 to 2 ATM, और अच्छा हेबर वाले में हाई होता है। ठीक है थैंक यू। चलो वापस चले भाई, अभी नेमिंग की प्रैक्टिस हो गई, अब सवाल पे वापस चलते हैं। सवाल क्या था फिर से दोबारा? नेम प्रोडक्ट सी। अब तो सारे बच्चे बता दोगे। नेम प्रोडक्ट सी। बेटा देखो कितने कार्बन है गाइस एंड गर्ल्स? 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, यस और नो? यस। और ब्रोमीन किस किस पे लगा हुआ है? सेकंड वाले पर और थर्ड वाले पर। थर्ड वाले। तो क्या नाम बनेगा बेटा, बोलो? 2,3 डाई ब्रोमो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन 2,3 डाई ब्रोमो, वेरी गुड, ब्यूटेन। बेटा जहन में रखें, बिल्कुल सही कह रहा है। एस्टर की नेमिंग नहीं आई तो ये आ गया। चलो, अंडर सर्टेन कंडीशंस 1 mole of B react with oxygen to form 2 moles of carboxylic acid D. Carboxylic acid D has 2 carbon atoms. Draw the displayed formula of carboxylic acid D. भाई क्या कह रहा है? Carboxylic acid D has, बोलो, 2 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड डी में कितने कार्बन है? बोलो। 2 कार्बन है। तो भाई साहब कह रहा है कि उसका क्या बनाइए? डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। और ऊपर क्या दिया हुआ है? अंडर सर्टेन कंडीशंस 1 mole of B। 1 mole of B क्या था? अभी हमने कहा B क्या था? ब्यूटान 2 ऑल। ब्यूटीन था ना? ब्यूटीन, B was ब्यूटीन, B was ब्यूटीन था ना? ब्यूटूइन, यस और नो? ब्यूटूइन था। अबे हाँ ना तो बोलो भाई, ब्यूटूइन था सर। और वो कहता है 1 मोल, देखो सवाल पे गौर करना, बड़ा अच्छा सवाल है। 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 4 कार्बन है, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल्स बने हैं? 2 मोल्स बने। यानी एक में कितने कार्बन होंगे? तो उसने आगे जाके कह दिया एक में कितने कार्बन है बेटा, बोलो? 2 कार्बन हैं, यस और नो? अब कहता है ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला। तो बेटा 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ड्रॉ करना आता है सबसे पहले, डिस्प्लेड फार्मूला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है? सर ये बता देंगे एक दफा दोबारा? बेटा क्या कहा उसने? आप कहीं भी छोड़ दो, क्या कह रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड डी हैज 2 कार्बन, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता है ना क्या होता है? COH। कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करने को कह रहा है? कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यस और नो? यस और नो? और इसके साथ क्या करेंगे? एक और कार्बन लगा दोगे, इसकी वैलेंसी पूरी करोगे। इज दैट क्लियर? 3 हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? यस। क्या नाम है इसका? नाम तो सबको बताएं, क्या नाम है इसका? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इज दिस क्लियर? भाई कार्बोक्सिलिक डी हैज 2 कार्बन्स, आपने ड्रॉ करके दिखा दिया, कोई मसला नहीं। चलो, कहता है कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इन अंडर सर्टेन कंडीशंस 1 मोल ऑफ बी, ओके, बी वाज दिस कंपाउंड, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड।
डी। ओके, और ये इसी का पार्ट 3 था। ओहो, इसी का पार्ट 3 था। तो भाई उसी रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। 1 मोल ऑफ, क्या है ये, बी है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और 2 मोल्स बन रहे थे इथेनोइक, बोलो 2 मोल्स बन रहे थे किसके, इथेनोइक एसिड के। तो एथेनोइक एसिड क्या था बेटा, CH3COOH। TOOH के कितने मोल्स बनाने थे, 2 मोल्स। अब बैलेंसिंग देख लो, कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यस और नो, यस। यहाँ कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन है, 2 हैं और 2 मल्टीप्लाई लगा हुआ है, क्लियर। सर ये यहाँ आपने पर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लिखा है, तो अगर हम इसको डिफरेंटली अरेंज करके लिख दें तो क्या मार्क्स मतलब, कैसे अरेंज करके लिखोगे, मतलब जैसे हाइड्रोजन को कंबाइन करके C2H4O2 लिख दें। हाँ वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख दो C2H4O2, O2 ठीक है ना। अच्छा भाई, सब दरमियान में नहीं काटा करो यार, क्या काम ने। तो ये 4 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यस और नो। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, 3 एक 4 और 3 एक 4, 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 3 + 1 4, 4 × 2 = 8। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यस और नो, ऑलरेडी बैलेंस, क्लियर। यस सर। सर वो तो एक मोल के साथ है ना, 2 ऑक्सीजन, सॉरी, मगर वो तो 2 ऑक्सीजन के साथ एक में। ये 2 ऑक्सीजन है, 2 to the 4, यहाँ 2 लगा दो यार। अब ठीक है, यस। क्लियर गाइज एंड गर्ल्स, भाई समझ आ गई बात, यस और नो। पेपर खत्म, पेपर खत्म, पेपर सर आ खत्म। गई 12 को सर। So this was the paper of 2025 and Alhamdulillah you are done with it.